डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2101 से 2110 तक। दान जंग नंबर 3 पर रोशनी के बिखरते हुए जर्रात किसी खत्म होती हुई आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। इन मिटते हुए जर्रात के दरमियान खड़ी शाइस्ता जंग की किसी ऐसी देवी की मानिंद लग रही थी जो अभी अभी दान जंग में उतरी हो। इसकी चांदी जैसी ज़िरा और सुनहरी तलवार इसके मुक़द्दस और पुरवकार हसन में मजीद इजाफा कर रही थी। ताहम देखने वाले खिलाड़ियों ने जब उसे देखा तो उन्हें सिर्फ खौफ और घबराहट का एहसास हुआ। ये कैसे मुमकिन है? डस्ट बिल्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाइस्ता ने अभी अभी स्टार लिंक और ब्लैक वाटर के 100 से ज्यादा माहिरीन को हलाक किया था। इन माहिरीन में से हर एक इसके लिए भी खतरा बन सकता था, लेकिन शाइस्ता के सामने वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ साबित न हुए। सिर्फ 5 वार के साथ उसने दोनों सुपर पावर्स की मुश्तरका टीम के 80% हिस्से का सफाया कर दिया था, और जो बच गए थे उनकी HP भी 50% से कम रह गई थी। क्या वो वाकई एक खिलाड़ी है? मकानी शिगाफुल। मौजूदा खिलाड़ी भी इतने ताकतवर हो सकते हैं? करीब ही मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन खौफ के मारे शाइस्ता को देखने लगे। अगर इसने इन माहिरीन को शिकस्त देने के लिए किसी किस्म की शानदार तकनीक या ताकतवर स्किल का इस्तेमाल किया होता तो वो ज्यादा से ज्यादा हैरान होते। आखिरकार वो ताकत मॉन्स्टर लेवल के माहिरीन के बराबर होती। ताहम यहां वाज़े तौर पर ऐसा नहीं था। शाइस्ता ने किसी आला जंगी तकनीक या स्किल का सहारा बिल्कुल नहीं लिया था। उसने महज अपनी वहशियाना ताकत पर भरोसा किया था। अपनी गैर मामूली रफ्तार और ताकत के साथ उसने रिफाइनमेंट रीलिम के 100 से ज्यादा माहिरीन को इस तरह कुचल दिया था जैसे वो चींटियों की बस्ती को रौंद रही हो। ये इससे 10 गुना ज्यादा चौंका देने वाला था कि अगर उसने अपने मुखालफीन को किसी जंगी तकनीक या स्किल से शिकस्त दी होती। सिस्टम खिलाड़ियों को ऑक्शन एरिना में टूल्स और बर्जर्क स्किल्स इस्तेमाल करने से रोकता है। फिर भी शाइस्ता ने ऐसी ताकत का मुजाहिरा किया था जो अक्ल आम के खिलाफ थी। सिर्फ प्रचार के हमले और इससे ऊपर की ताकत ही मकानी शिगाफ पैदा कर सकती है। यहां तक कि गार्ड्स डोमेन के मौजूदा मॉन्स्टर लेवल के माहिरीन भी ज्यादा से ज्यादा अपर रैंक टीम की ताकत का मुजाहिरा कर सकते थे। अगरचे टी4 और अपर रैंक टीम के दरमियान फर्क ज्यादा बड़ा मालूम नहीं होता था, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा था। ये एक ग्रैंड लॉर्ड और मीथक रैंक के मॉन्स्टर के दरमियान फर्क जैसा था। यहां तक कि सैफ अली भी दंग रह गया। इसे तस्लीम करना पड़ा कि फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स वाकई हैरत अंगेज थे। शाइस्ता के पास इस वक्त 2 टॉप फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स थे और दोनों ही ताकत पर मबनी थे और बर्जरकर क्लास के लिए काफी मौजूद थे। मजीद बरा इनमें से एक आइटम 2 हाथों से चलने वाला हथियार था। जैसे जैसे शाइस्ता के लेवल बढ़ेंगे इसकी ताकत खौफनाक हद तक बढ़ती जाएगी। खालिसतना ताकत का मवाजना किया जाए तो शाइस्ता की ताकत सैफ अली से भी ज्यादा थी और उसकी जिस्मानी साख्त उसके बराबर थी। जब शाइस्ता एक क्वेस्ट पर थी तो उसने मजिजाती तौर पर एक बिल्ड लाइन दरियाफ्त की थी जिसे ग्रेट अर्थ बिल्ड लाइन कहा जाता है। अगरचे ये एक बुनियादी बिल्ड लाइन थी, लेकिन इसका मरकज खिलाड़ी की ताकत को बेहतर बनाना था। अगरचे इस नई ताकत ने शाइस्ता को मीथक मॉन्स्टर जितना ताकतवर बनने में मदद नहीं दी थी, लेकिन वो इससे ज्यादा दौर भी नहीं थी। वो वाकई एक इंसानी शक्ल में टायरनोसोरस रेक्स थी। इसके पास टी4 की ताकत है। शाइस्ता के इस मुजाहिरे को देखने के बाद हॉट डेमन खौफ से तनाव का शिकार हो गया। वो टी4 की ताकत रखने वाले खिलाड़ी का सामना करने के बजाय सौरोड डेमन जैसे पुराने माहिरीन से लड़ना पसंद करेगा। इस कदर जबरदस्त बर्तरी के साथ शाइस्ता उसकी किसी भी जारहाना या दिफाई चाल को आसानी से नाकाम बना सकती थी। इस खातून बर्जरकर से बराह रास्त लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। जब हर कोई शाइस्ता की खौफनाक ताकत पर हैरान था तो सुर्ख लिबास में मलबूस जन्नत, जो अपनी बर्जरकर दोस्त से कुछ फासले पर पीछे खड़ी थी, आखिरकार अपना जादू मुकम्मल कर चुकी थी। जाओ, जन्नत ने अपना स्टाफ लहराते हुए पुकारा। दो करिस स्कोर्चिंग थूरंस। अचानक स्टार लिंक और ब्लैक वाटर के बकिया माहिरीन के ऊपर सैकड़ों दहकते हुए फूल नमूदार हुए। जन्नत के कंट्रोल में उन आग के फूलों से कांटे झड़े जो उसके अहदाफ पर बारिश की तरह बरसने लगे।
इन आग के कांटों में से हर एक में इतनी ताकत थी कि वो इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला कर सके। मजीद बरा, इसके हमले दुरुस्त और कसीर थे, जिसकी वजह से उनसे बचना नामुमकिन था। बूम बूम बूम, धमाकों के एक सिलसिले ने मैदान जंग को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद आग के बुलंद व बाला सुतून एक के बाद एक फिजा में बुलंद होने लगे। जब शोले थमे तो दोनों गिल्ड्स के सिर्फ 3 चोटी के माहिरीन जिंदा बच्चे थे, बाकी सब जलकर हलाक हो चुके थे। वाकयात के इस मोड़ ने तमाशाइयों के होश उड़ा दिए। क्या वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? एक और मॉन्स्टर जीरो विंग ने आखिर कितनी ताकत छुपा रखी है? हर कोई सदमे में था जब वो शाइस्ता और जन्नत को घोर रहे थे। अगरचे इनमें से कोई भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा शानदार मुजाहिरा देखने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। तमाशाइयों के स्टैंड में बैठे तारिक महमूद जन्नत की कारकर्दगी देखकर हक्का बका रह गए। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दीगर तमाशाइयों के मुकाबले में इस औरत की ताकत को कहीं बेहतर समझते थे। अगर ऑक्शन इरीना की पाबंदियां न होती तो तारिक महमूद का अंदाजा था कि जन्नत अकेले ही हार्ट डेमन को शिकस्त दे सकती थी। ताहम तारिक महमूद इस औरत के बेहतर जंगी मेयार को देखकर मजीद हैरान हुए। जब तारिक महमूद ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जन्नत से मुकाबला किया था तो वो सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम में थी, लेकिन अब वो इससे आगे निकल चुकी थी और तारिक महमूद जन्नत की कारकर्दगी में ब्लैक फुलियम की सलाहियतों की झलक देख सकते थे। अगरचे वो ब्लैक फुलियम जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन जन्नत ने अपने जादू पर नाकाबिले यकीन कंट्रोल का मुजाहिरा किया था। तारिक महमूद को शक था कि वो सैकड़ों आग के कांटों को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं जितना जन्नत ने किया। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में रैंकिंग मुकाबले के बाद से अब तक कितना वक्त गुजरा था। अपने जंगी मेयार को बेहतर बनाना इतना आसान नहीं था जितना कि अपने साज और सामान को अपग्रेड करना। जंगी मेयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत दरकार होती है। चंद माह का अरसा काफी नहीं होना चाहिए था, फिर भी जन्नत ने यह कर दिखाया था। क्या ये जीरो विंग की वजह से हो सकता है? तारिक महमूद सोचे बगैर न रह सके। जीरो विंग ने ऐसा क्या किया? ग्रेस फुल मून के साथ भी यही सूरत हाल थी। जीरो विंग में शामिल होने से पहले ग्रेस फुल मून सिर्फ एक निस्बतन बासलाहियत माहिर थी, लेकिन हकीकी जैसस के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। और फिर भी उसने अकेले ही टॉप रैंक वाली फर्स्ट रेट गिल्ड्स के 3 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन को शिकस्त दे दी थी। अब जन्नत ने भी इसी तरह की खौफनाक बेहतरी का मुजाहिरा किया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मेंबरान जो साइडलाइन से देख रहे थे खामोश हो गए। अब वो जीरो विंग को तमस्खुर की निगाह से नहीं देख रहे थे, बल्कि वो खौफ से देख रहे थे। हर किसी ने सोचा था कि ब्लैक वाटर और स्टार लिंक ने मान जंग नंबर 3 को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन अब टीम के 120 से जायद माहिरीन में से सिर्फ हार्ट डेमन बाकी बचा था। दूसरी तरफ जीरो विंग के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा था। यह हार्ट डेमन के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। शाइस्ता और जन्नत शायद डोमेन रिलिम की माहिर ना हो, लेकिन उनके पास डोमेन माहिरीन का मुकाबला करने की जंगी ताकत मौजूद थी। इन दोनों ख्वातीन से निमटना असल डोमेन रिलिम माहिरीन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। मजीद बरा, इन ख्वातीन की क्लासेस एक दूसरे की मुकम्मल तकमील करती थीं। हार्ट डेमन के पास अब वाहिद ऑप्शन पीछे हटना था। इस बूढ़े मॉन्स्टर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लानत है, जीरो विंग के पास इतने मॉन्स्टर एट्रीब्यूट्स वाले इतने ज्यादा खिलाड़ी कैसे हैं? ताहिर, जो फिजा में मौलक एक बड़े जादुई आईने के जरिए देख रहा था, एक तरफा लड़ाई देखकर जर्द पड़ गया। यह हकीकत के जीरो विंग के पास शोला रानी, एलोरन समर और शेडो सोरुट जैसे मोनस्टर्स थे पहले ही नाकाबिले यकीन थी, लेकिन अब 2 और मोनस्टर्स साए से बाहर निकल आए थे। एक लम्हे के लिए ताहिर ने यह भी सोचा कि क्या जीरो विंग ने धोखाधड़ी का कोई तरीका ढूंढ लिया है। ताहम उसने बहुत जल्द अपना सुकून बहाल कर लिया। अगरचे जीरो विंग अब 5 में से 2 मान जंग में जबरदस्त बरतरी हासिल कर चुका था, लेकिन अभी 3 दीगर मान जंग बाकी थे। जब तक ब्लैक वाटर और स्टार लिंक इन मैदानों में छूटी गिल्ड से निमटते, जीरो विंग अब भी ये मुकाबला हार सकता था। सिर्फ ये कि ये उम्मीद ज्यादा देर तक कायम न रही, क्योंकि दूसरे जादुई आइनों ने मजीद ऐसे मनाजिर दिखाए जिन्होंने ताहिर के ख्यालात को चिकनाचूर कर दिया। नान जंग नंबर 2 में जीरो विंग की वानिया ने मीट डेमन का डटकर मुकाबला किया। मजीद बरा, कोला और कालू भाई ने इसके साथ मिलकर स्टार लिंक और ब्लैक वाटर के माहिरीन को रौंद डाला। आखिरकार
जीरो विंग ने इस मान जंग में भी शानदार फतह हासिल कर ली। मान जंग नंबर 4 में आबदागाल और टर्टल डव ने मिलकर काम किया, जिससे गैर मामूली तौर पर आला जंगी ताकत का मुजाहरा हुआ और ब्लैक वाटर और स्टार लिंक के माहिरीन पर अपनी बरतरी बरकरार रखी। क्रिस्टल लाइट सीट पहने हुए साइलेंट ब्लेड, रेमिनेंट क्लाउड और 7 लाइट ने मैदान जंग नंबर 5 में अपने बरतर बुनियादी एट्रीब्यूट्स के साथ दोनों सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन को आसानी से मगलूब कर दिया। एक वक्त के लिए ऑक्शन एरिना में एक हंगामा बरपा हो गया। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीरो विंग वाकई इतना ताकतवर है। गिल्ड को तमाम 5 मैदान जंग में मुकम्मल बरतरी हासिल थी, जिससे इसके एनर्जी क्रिस्टल्स के जखीरे में इजाफा हो रहा था। पहले 3 मैदान जंग अमली तौर पर जीरो विंग का होम टर्फ थे। गिल्ड ने इन नक्शों में 70% से ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स पर कब्जा कर लिया। तमाशाइयों का हुजूम मुकाबले की इख्तितामी घंटी बजने के बाद ही अपने होश में आए। आखिरकार जीरो विंग ने एनर्जी क्रिस्टल्स की भारी तादाद के साथ ऑक्शन एरिना में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसके बाद सिस्टम ने स्टार मून किंगडम में 5 बार नताइज को दोहराया। न सिर्फ जीरो विंग ने व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस जीत लिया था, बल्कि ये उन चंद गिल्ड्स में से एक बन गई थी जो पूरे गार्ड्स डोमेन में एक ऑक्शन हाउस की मालिक थी। चैप्टर 2102 नया दौर। जैसे ही मुकाबला अपने सरकारी इख्तिताम को पहुंचा, जिंदा बच जाने वाले शुरका को उनके मुतालिका मैदान जंग से टेलीपोर्ट कर दिया गया। जीरो विंग के शुरका को ऑक्शन एरिना के पोडियम पर मुंतकिल किया गया। जब जीरो विंग के 107 शुरका ऑक्शन एरिना के वस्त में मुअल्लक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुए, तो वो फौरी तौर पर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। पूरे शहर में जादुई आइनों ने ये मंजर दिखाया, इसलिए व्हाइट रिवर सिटी में तकरीबन हर किसी की नजरें जीरो विंग के नुमाइंदों पर थीं। हम जीत गए, हमारी गिल्ड जीत गई। पूरे शहर में जीरो विंग के लातादाद मेंबरान ने जब प्लेटफॉर्म पर अपने साथियों को देखा तो जोश व खरूश से नारे लगाए। व्हाइट रिवर सिटी के शहरी ही इस नतीजे से हैरान नहीं थे। स्टार मून किंगडम की अमली तौर पर हर खिलाड़ी और ताकत दंग रह गई थी। सिर्फ 107 खिलाड़ियों के साथ जीरो विंग ने 4 सुपर पावर्स के खिलाफ व्हाइट रिवर सिटी का दिफा किया था। मजीद बरा, उसने ये मुकाबला भारी अक्सरियत से जीता था। ये अमली तौर पर एक ख्वाब था। जब सिस्टम ने ऑक्शन एरिना के फाल होने का ऐलान किया था, तो गार्ड्स डोमेन में नए शामिल होने वाले खिलाड़ी भी जानते थे कि ऑक्शन एरिना मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। छोटी ताकतों के लिए इन मुकाबलों में कोई जगह नहीं थी। यहां तक कि अगर वो किसी एनपीसी शहर के ऑक्शन हाउस के लिए लड़ना चाहते, तो उन्हें तरक्की याफ्ता एनपीसी शहरों के दूसरे राउंड का इंतजार करना पड़ता। आम ताकतें सुपर पावर्स की ताकत के लेवल को समझने की उम्मीद नहीं रख सकती थीं। यह हकीकत गार्ड्स डोमेन में पहले ही कई बार साबित हो चुकी थी। ऑक्शन एरिना सिस्टम से पहले भी लातादाद ताकतें मद्दे मुकाबिल सुपर पावर्स के दरमियान लड़ाई की जद में आकर खत्म हो चुकी थी। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी गिर चुकी थीं, जिन्हें आम खिलाड़ी पहले ही नाकाबिले रसाई समझते थे। लिहाजा किसी ने तवक्को नहीं की थी कि व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन एरिना का इख्तिताम इस तरह होगा। जिस वक्त सैफ अली, जो जीरो विंग के गिल्ड लीडर हैं, ने वो क्रिस्टल सर्टिफिकेट लहराया जिसने गिल्ड को व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस के इंतजामी हुकूक अता किए थे, एरिना का माहौल अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार ये मेरे पास है, सैफ अली जोशो खरूश से भर गया जब इसने इस क्रिस्टल सर्टिफिकेट को देखा जो रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में वो तमाशाइयों के स्टैंड से मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को एनपीसी शहरों में ऑक्शन हाउसेस का कंट्रोल हासिल करते हुए देखने पर मजबूर था। ताहम इस जिंदगी में न सिर्फ इसकी गिल्ड ने एक एनपीसी शहर का ऑक्शन हाउस हासिल किया था, बल्कि जीरो विंग ऐसा करने वाली पहली गिल्ड्स में से एक थी। जीरो विंग के लातादाद मेंबरान ने पूरे व्हाइट रिवर सिटी में अपनी खुशी का इजहार किया। उनकी आवाजें हर गली में गूंज रही थीं। ऐसा लगता था कि ये खिलाड़ी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से जीरो विंग व्हाइट रिवर सिटी का असल हुक्मरान है। अब जबकि जीरो विंग का व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस पर कंट्रोल था, इसका शहर की माशी शारत पर कंट्रोल था। यहां तक कि अगर मुताद्दिद सुपर पावर्स जीरो विंग के खिलाफ हरकत करती, तब भी वो इस शहर में गिल्ड को हाथ नहीं लगा सकती थी। मजीद बरा, जीरो विंग के पास अब आमदनी का एक इजाफी जरिया था जो गिल्ड की तरक्की के एक खास लेवल की जमानत देगा। स्टार मून किंगडम में जीरो विंग की पोजीशन अब गैर मुतज़लज़ल थी। इस फतह के बाद इसकी बादशाहत के अंदर गिल्ड से आगे निकलना तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा
एनपीसी शहर के ऑक्शन हाउस के इंतजामी हुकूक जीतने वाली पहली गिल्ड्स में से एक के तौर पर जीरो विंग गैर जानिबदार नक्शों के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ मुकाबला करने की अहल हो गई। एक नाकाबिले तस्खीर हेड क्वार्टर के साथ जीरो विंग गैर जानिबदार नक्शों में ज्यादा अफरादी कुव्वत भेजने की इस्तिताअत रखती थी। अब जीरो विंग में मुस्तकबिल में सुपर पावर बनने की हकीकी सलाहियत मौजूद थी। एक सुपर पावर वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में लातादाद ताकतें और खिलाड़ी ऐसी ताकत की कमान संभालने का ख्वाब देखते हैं। जब शाइस्ता और आबदा गाल ने सैफ अली के हाथ में क्रिस्टल सर्टिफिकेट देखा तो वो भी इतनी ही जज्बाती और पुरजोश थीं। इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इस मकाम तक पहुंच जाएगी। गिल्ड के बुनियादी आला ओहदेदारों के तौर पर उनसे बेहतर जीरो विंग को कोई नहीं समझता था। ये हकीकत के जीरो विंग ने एक ऐसी गिल्ड के तौर पर आगाज किया जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी इतनी तेजी से इतनी ताकतवर बन गई, एक मौजिज़ा था। अगरचे कुछ लोगों ने इसके बरक्स फर्ज किया था, लेकिन जीरो विंग के पास वाकई कोई पस मंजर नहीं था। इसे बड़ी कंपनियों की तरफ से कोई माली मदद भी हासिल नहीं थी। जीरो विंग अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए इस मकाम तक पहुंची थी। ये इन मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की तरह नहीं थी जिन्हें फंड्स की जरूरत के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ब्लैक फुलियम ने वाकई मुझे धोखा दिया है। अब समझ में आया कि जीरो विंग ने हमेशा मुख्तलिफ सुपर पावर्स की पेशकशों में दिलचस्पी क्यों नहीं ली, यहां तक कि मुताद्दिद सुपर पावर्स को उकसाने तक चली गई। गैलेक्सी पास्ट, जो तमाशाइयों के स्टैंड में बैठा था, सैफ अली और जीरो विंग के दीगर मेंबरान को अपनी शान व शौकत में मगन देखकर अफसोस भरी आह भरे बगैर न रह सका। जब उसने स्टार अलायंस के साथ जीरो विंग से आगे निकलने के अपने मंसूबे के बारे में सोचा तो उसे यह ख्याल मुज़हका खेज लगा। आगे निकलना? स्टार अलायंस ये कैसे करने वाला था? मुअल्लक प्लेटफॉर्म पर मौजूद 107 खिलाड़ी बेहतरीन फर्स्ट रेट गिल्ड्स को खौफ से थर्राने के लिए काफी थे। जीरो विंग की तरक्की की सलाहियत तो दूर की बात है। वो कम ओ बेश समझ गया था कि शाइस्ता, जो ओरोबोरोस की साबिका गिल्ड लीडर थी, जीरो विंग में क्यों शामिल हुई थी। बहुत सी फर्स्ट रेट और सोडोस्पुर फर्स्टेड गिल्ड्स ने शाइस्ता से राब्ता किया था जब ब्लैक वाटर ने ओरोबोरोस को जम कर लिया था, लेकिन आखिरकार इसने जीरो विंग में शामिल होने का इंतखाब किया था, जिस पर वो मजाक का निशाना बनी थी। ये अजीब है, गिल्ड लीडर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें असल में इस पर पुरजोश हैं? पर्पल आई ने अजीब से अंदाज में पूछा जब इसने अपने इर्द गिर्द देखा। जीरो विंग ने यह मुकाबला जीता था। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों का इस फतह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे जीरो विंग ने इन सब के लिए एक्शन इरीना जीता हो। ये फितरी बात है, गैलेक्सी पास्ट ने हंसते हुए कहा। जीरो विंग ने सुपर पावर्स की नाकाबिले शिकस्त होने की नहुसत को तोड़ दिया और एक नए दौर को जन्म दिया, इसलिए जाहिर है कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतें पुरजोश हैं। एक नया दौर पर्पल जेड पर हकीकत वाज़े हुई। गॉड्स डोमेन में सुपर पावर्स हमेशा से नाकाबिले शिकस्त रही थीं। सिर्फ दूसरी सुपर पावर्स ही किसी सुपर पावर का मुकाबला कर सकती थीं। दर हकीकत वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में ये एक आम फहम बात थी। अगरचे ऐसी मिसालें मौजूद थीं जहां एक गैर सुपर पावर ने गॉड्स डोमेन की कुछ सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी, लेकिन ये लड़ाइयां महज मामूली झगड़े थे। उन्होंने कुछ साबित नहीं किया था। मजीद बरा, इन फातिहीन ने महदूद मुअस्सर मुद्दत वाले इंतहाई ताकतवर आइटम्स पर भरोसा किया था। इन अशिया ने सिर्फ गैर सुपर पावर्स को महदूद वक्त के लिए चमकने की इजाजत दी थी और उन अशिया और किसी ताकत की हकीकी ताकत के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उन ताकतों ने दूसरों की तवज्जो और हसद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। ताहम ऑक्शन इरीना ने हिस्सा लेने वाली ताकतों की जामे ताकत का इम्तिहान लिया। मुकाबले में किसी बैरूनी अशिया की इजाजत नहीं थी। मजीद बरा, मुख्तलिफ हिस्सा लेने वाली सुपर पावर्स ने इस मुकाबले को बहुत संजीदगी से लिया था। इस तरह जीरो विंग पहली गैर सुपर पावर थी जिसने मुतअद्दिद सुपर पावर्स पर हकीकी फतह हासिल की। इस फतह ने यह भी साबित कर दिया कि सुपर पावर्स को शिकस्त दी जा सकती है। दिलचस्प है, सुपर पावर्स वाकई हार गईं। ऐसा लगता है कि गॉड्स डोमेन पर सुपर पावर्स की हुक्मरानी का दौर आखिरकार खत्म हो गया है। आज के बाद ये हम जैसी नई ताकतों का दौर है। व्हाइट रिवर सिटी के एक पुरहुजूम एडवांस्ड बार में उन ताकतों के आला ओहदेदार जो खुफिया तौर पर काम कर रहे थे, ऑक्शन हाउस मुकाबले का नतीजा देखने के बाद बेचैन होने लगे। दरी असना वबा की तरह
व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन एरिना में जीरो विंग की फतेह की खबर पूरे गार्ड्स डोमेन में फैल गई, जो बर्रे आजम की हर बड़ी ताकत और सुपर पावर तक पहुंच गए। चैप्टर 2103 स्टार मून किंगडम में हंगामा। जीरो विंग के व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस जीतने के बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स को 10 मिनट से भी कम वक्त में यह हैरान कुन खबर मौसूल हुई। अगरचे व्हाइट रिवर सिटी कोई अहम एनपीसी शहर नहीं था, लेकिन ये उन पहले शहरों में से एक था जहां ऑक्शन एरिना सिस्टम फाल था। कुदरती तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स उसे अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं देना चाहती थी। फिर भी ऑक्शन हाउस को हासिल करने के लिए 4 सुपर पावर्स की लड़ाई के बावजूद एक गैर सुपर पावर जीरो विंग ने मुकाबला जीत लिया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस खबर पर कितना ही गौर क्यों न किया हो, यह नाकाबिले यकीन था। गैर मुतवक्के पेशरफ्त ने सुपर पावर्स को मशकूक बना दिया। इन सब को शुबा था कि जीरो विंग को किसी सुपर गिल्ड या किसी बड़ी कारपोरेशन की हिमायत हासिल है। ताहम उनके मफरूजों से कत नजर जीरो विंग का नाम उनकी फहरिस्तों में आ गया था, और वो एक ऐसी हदफ बन गई थी जिस पर गहरी नजर रखना जरूरी था। आखिरकार अब जबकि जीरो विंग ने एक एनपीसी शहर का ऑक्शन हाउस हासिल कर लिया था, उसने जबरदस्त माली ताकत हासिल कर ली थी। मजीद बड़ा आमदनी का ये नया जरिया मुस्तहकम था और दूसरी ताकतों के असर और रसूख से बाहर था। इसके साथ जीरो विंग एक हकीकी सुपर पावर बनने के एक कदम और करीब थी। जीरो विंग कामयाब हो गई। अनमोल शहजादी अपने मातहत की रिपोर्ट पढ़कर हैरान हुए बगैर न रह सकी। ऑक्शन एरिना मुकाबले से पहले उसने सैफ अली के साथ जीरो विंग की मदद के लिए अपनी ताकत का एक हिस्सा भेजने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन इसने इसकी पेशकश मुस्तरद कर दी थी। इसे बाद में मालूम हुआ कि 4 सुपर पावर्स ने व्हाइट रिवर सिटी के लिए लड़ने का इरादा किया था, यहां तक कि वो भी इतने ताकतवर मुखालिफिन के साथ व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस जीतने के लिए जिदोजहद करती। फिर भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया कि जीरो विंग फातेह बनकर उभरी है। मजीद बरा उसकी फतह जबरदस्त थी। वो उसे जिस तरह भी देखती, सूरत हाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती थी। उसने जाती तौर पर जीरो विंग को जमीन से उठते हुए देखा था, लेकिन वो नहीं समझती थी कि जीरो विंग इतनी ताकतवर कैसे बन गई। एक लम्हे के लिए उसने ये भी सोचा कि क्या उसके मातहत ने फातेह का नाम गलती से जीरो विंग लिख दिया है। बड़ी बहन, हमें अभी ग्रेट पवेलियन मास्टर का पैगाम मिला है। वो एल्डर मीटिंग मुनक्किद करना चाहते हैं और आपकी शिरकत की दरख्वास्त करते हैं। उनका कहना है कि ये जीरो विंग से मुताल्लिक है। ब्यू फिनिक्स ने जोशो खरूश से कमरे में दाखिल होते हुए ऐलान किया। मैं समझ गई। अनमोल शहजादी पैगाम सुनकर अपनी तल्ख मुस्कुराहट पर काबू ना पा सकी। वो जीरो विंग की मदद करना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि ये इसके बजाय इसकी मदद करेगा। और एम्पायर कर्मन फुलियम फोर्ट्रेस। तरक्की के एक तवील अरसे के बाद कर्मन फुलियम फोर्ट्रेस की कार्रवाइयां एक छोटे एनपीसी शहर का मुकाबला कर सकती थीं। किले की हिफाजत करने वाले एनपीसी सिपाहियों समेत ये और एम्पायर में सबसे महफूज आरामगाहों में से एक बन गया था, और ये और कैपिटल सिटी के बहुत करीब था। किले के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी रीजनल डंजन तक बहुत तेजी से पहुंच सकते थे। नतीजे के तौर पर किला खिलाड़ियों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो गया था। ताहम कर्मन फुलियम फोर्ट्रेस में ब्लैक वाटर की रहाइशगाह पर तनाव का गलबा था। ताहिर, जो वाइस गिल्ड लीडर के दफ्तर में खड़ा था, पसीने में शराबोर था। जीरो विंग के पास वाकई बहुत से माहिरीन हैं। जवान वाव चीसा ने ताहिर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जवान वाव चीसा की आवाज में ना खुशी थी ना गम, फिर भी जो उसे सुनते वो गैर मामूली तौर पर खौफनाक दबाव महसूस करते। यहां तक कि साउथ टाइम, जो ताहिर के पीछे खड़ा था, ने एक लम्हे के लिए अपनी टांगें लड़खड़ाती हुई महसूस की। वाइस गिल्ड लीडर, जीरो विंग की ताकत वाकई हमारी तवक्कुआत से बढ़ गई है। क्या हम अब भी उसके बाद गिल्ड पर दबाव डालने का इरादा रखते हैं? एक नीले लिबास वाले बुजुर्ग शख्स ने पूछा, जिसका हाला साउथ टाइम से कहीं ज्यादा मजबूत था। जीरो विंग के पास इतने एपिक्स माहिरीन थे कि वो एक आम सुपर पावर का मुकाबला कर सके। सुपर पावर्स को अपने एपिक्स माहिरीन के साथ गिल्ड को हरासा करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। जीरो विंग के पास अब इतनी ताकत थी कि वो एपिक्स माहिरीन को घेर कर शिकस्त दे सके। इस सूरत में कि इसके माहिरीन ब्लैक वाटर के माहिरीन को मार डालें, नताइज संगीन होंगे। एपिक्स माहिरीन किसी सुपर पावर के लिए नाकाबिले यकीन हद तक अहम असासा होते हैं, और एक मौत भी सुपर पावर की तरक्की के लिए तबाहकुन हो सकती है। मजीद बरा, सैफ अली ने अब तक जिस ताकत का मुजाहिरा किया था,
उसके साथ जीरो विंग को दुश्मन एपिक्स माहिरीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जारहियत शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम मुकम्मल करने के लिए अकेला सैफ अली ही काफी होगा। ब्लैक वाटर के पास अब वाहिद ऑप्शन ये बचा था कि वो जीरो विंग के खिलाफ थका देने वाली जंग लड़ने के लिए अपने तमाम एपिक्स जंगजुओं को मुतहर्रिक करे। ताहम ऐसा करने से किसी भी फरीक को फायदा नहीं होगा। ब्लैक वाटर की तरक्की रुक जाएगी और वो दूसरी सुपर पावर्स से पीछे रह जाएगी। उन्हें इस तरीके से बचना था जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। यही वजह थी कि सुपर पावर्स शाज़ व नादिर ही दूसरी सुपर पावर्स के साथ तनाज़ात को हल करने के लिए अपने एपिक्स माहिरीन को मुतहर्रिक करती थीं, ज्यादा से ज्यादा लड़ने के लिए चोटी के माहिरीन भेजती थीं। एपिक्स माहिरीन ताकतवर अशिया हासिल करने में अहम किरदार अदा करते थे और सुपर पावर्स अपनी तरक्की में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमतौर पर सुपर पावर्स के पास माशी जंग का ऑप्शन भी होता था, लेकिन अब जबकि जीरो विंग के पास व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस था, इसकी माली महारत मुमकिना तौर पर गैर मुतज़लज़ल थी। यकीनन हम जारी रख रहे हैं। जवान वाव चीसा ने अपने पास मौजूद नीले लिबास वाले बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, ये तो जीरो विंग के अलमिये का महज आगाज है। स्टार लिंक ने 3 एनपीसी शहरों में ऑक्शन हाउसेस जीते हैं, बशमूल डार्क नाइट सिटी के। उसने गिल्ड की मजमूई ताकत में काफी इजाफा किया है। स्टार लाइन कारपोरेशन के ताउन से स्टार लिंक मजीद मजबूत हो जाएगी। अगरचे वो जीरो विंग से व्हाइट रिवर सिटी लेने में नाकाम रही, लेकिन वो छोटी गिल्ड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। समझ गया? मैं जरूरी इंतजामात करूंगा। नीले लिबास वाले बुजुर्ग ने झुककर सलाम किया और कमरे से बाहर चले गए। नीले लिबास वाले बुजुर्ग, ताहिर और दीगर के जाने के बाद जवान वाव चीसा ने व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन एरिना के मुकाबले की जंगी वीडियो दोबारा शुरू की। एक मौके पर वो मुस्कुराने लगी। ब्लैक फुलियम है ना? जवान वाव चीसा की आंखें सुकड़ गईं जब उसने इस लम्हे पर तवज्जो मरकूज की जब सैफ अली ने सौरुड डेमन को मारा था। हंसते हुए इसने कहा, कितना दिलचस्प है। ये हकीकत कि तुमने अपनी गिल्ड को कुछ न होने से बढ़ाया है, वाकई हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी राज हैं, लेकिन गॉड्स डोमेन में किसी गिल्ड को टाइटन बनाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे दिखाओ कि तुम कितना बढ़ सकते हो। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी की गलियों में खुशी का समा था। जीरो विंग के मेंबरान ने पूरे शहर में इस तरह जश्न मनाया जैसे नए साल की शाम हो। अब जबकि जीरो विंग का शहर के ऑक्शन हाउस पर कंट्रोल था, स्टार मून किंगडम के हुक्मरान के तौर पर उसकी पोजीशन मुस्तहकम थी। कोई भी ताकत जो स्टार मून किंगडम में गिल्ड के साथ लड़ाई छेड़ती, वो महज अपनी मौत को दावत दे रही होती। अगरचे जीरो विंग ने सिर्फ व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस के इंतजामी हुकूक हासिल किए थे, लेकिन व्हाइट रिवर सिटी में बादशाहत के किसी भी शहर के मुकाबले में खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा आबादी थी। मर्चेंट और लाइफ स्टाइल खिलाड़ी अक्सर यहाँ जमा होते थे और मुख्तलिफ मसनूआत हर रोज शहर से गुजरती थीं। कोई भी ताकत जो स्टार मून किंगडम में तरक्की करना चाहती थी, वो व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस का दौरा करने से गुरेज नहीं कर सकती थी। अगर किसी ताकत को शहर के ऑक्शन हाउस से रोक दिया जाए तो उसके नताइज का तसव्वुर करना आसान था। इसकी वजह से स्टार मून किंगडम की मुख्तलिफ ताकतों ने अपने मेंबरान को किसी भी सूरत में जीरो विंग को उकसाने से मना कर दिया। जब जीरो विंग ने व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस हासिल कर लिया, कोई भी खिलाड़ी जो इस हुक्म को नजरअंदाज करता, इसे फौरी तौर पर तंजीम से निकाल दिया जाता और स्टार मून किंगडम में कोई भी ताकत निकाले गए खिलाड़ी को कबूल नहीं करती। यहां तक कि बादशाहत के डार्क प्लेयर्स भी जीरो विंग से थोड़ा खौफजदा थे। वाकयात के इस मोड़ से पहले वो बगैर किसी खौफ के बादशाहत में घूमने फिरने के काबिल थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, व्हाइट रिवर सिटी के माल व असबाब ने गार्ड्स डोमेन में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर ज्यादा असर डालना शुरू कर दिया। मजीद बरा, अगर वो अपनी फरोख्त करदा अशिया की अच्छी कीमत हासिल करना चाहते थे तो व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस जाने के लिए बेहतरीन जगह थी। अगर वो जीरो विंग की ब्लैक लिस्ट में आ गए तो ऑक्शन हाउस के साथ उनका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इसी वक्त बादशाहत में जीरो विंग की नई पोजीशन और असर व रसूख ने खिलाड़ियों की एक बेमिसाल तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जो गिल्ड में शामिल होना चाहते थे। माजी में स्टार मून किंगडम के हुक्मरान के तौर पर जीरो विंग की पोजीशन नाकाबिले तस्खीर नहीं थी, लेकिन अब ये वाकई गैर मुतज़लज़ल थी। ऑक्शन एरिना में गिल्ड की नाकाबिले यकीन कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए वो खिलाड़ी जो दूसरों की कामयाबी से फायदा उठाना चाहते थे और वो जो अपनी ताकत को बेहतर बनाना चाहते थे, जीरो विंग में शामिल होने के लिए उमड़ आए।
ऑक्शन इरीना के इख्तिताम के 1 घंटे से भी कम वक्त में जीरो विंग को 2 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थीं। इनमें बहुत से ऐसे माहिरीन थे जो ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे और कुछ हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन भी थे। उसने शाइस्ता और आबदा गाल को हैरान कर दिया। फर्स्ट रेट गिल्ड्स हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन को भर्ती करने के लिए भारी कीमतों और बुनियादी मेंबर के तौर पर फौरी तरक्की की पेशकश करती थीं। फिर भी उनमें से बहुत से माहिरीन ने जीरो विंग से राब्ता किया। वो शामिल होना चाहते थे, चाहे उन्हें आम मेंबर के तौर पर ही आगाज क्यों न करना पड़े। ताहम सूरत-ए-हाल ने सैफ अली को हैरान नहीं किया। जीरो विंग अब सुपर पावर बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी और हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन से रुकनियत की दरखास्तें वसूल करना मामूल की बात थी। मजीद बरा जीरो विंग को सुपर पावर बनने के लिए जिस हद को उबूर करने की जरूरत थी वो वैसी नहीं थी जैसी दूसरी फर्स्ट रेट गिल्ड्स को दरपेश थी। दूसरी गिल्ड्स में आमतौर पर सुपर पावर बनने की कोशिश के दौरान काफी चोटी और एपिक्स माहिरीन की कमी होती थी, लेकिन जीरो विंग में सिर्फ तरक्की के कुछ पहलुओं की कमी थी। गिल्ड को बढ़ाना चोटी और एपिक्स माहिरीन की परवरिश करने से कहीं ज्यादा आसान था। यकीनन जीरो विंग के पास असल में कोई हकीकी चोटी या एपिक्स माहिरीन नहीं थे। जिन खिलाड़ियों को गिल्ड ने ऑक्शन इरीना में दिखाया था वो ताकतवर हथियारों, साज सामान और स्किल्स के जरिए जबरदस्ती बनाए गए थे। ताहम लोस्ट टाउन और जीरो विंग की बहुत सी जंगी तकनीकों के साथ गिल्ड माहिरीन की परवरिश करने की अपनी सलाहियत में मुख्तलिफ सुपर पावर्स से ज्यादा पीछे नहीं थे। मजीद बरा जैसे जैसे वर्कशॉप जीरो विंग के मैन हेड क्वार्टर में सहूलियात को मुकम्मल करेगी, ये सिर्फ वक्त की बात होगी कि जीरो विंग के तरीके मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तरीकों से भी ज्यादा मुअस्सर हो जाएंगे। जबकि शाइस्ता और आबदा गाल गिल्ड के नए मेंबरान को मुनज़्ज़म कर रही थीं, सैफ अली ने वाइट रिवर सिटी के सिटी हॉल का रुख किया। माजी में एनपीसी शहरों के ऑक्शन हाउसेस के इंतजामी हुकूक हासिल करने के बाद भी मुख्तलिफ ताकतों ने इन ऑक्शन हाउसेस को सिर्फ आमदनी के अहम जराए के तौर पर समझा था। वो इंतजामी हुकूक की असल कदर को पहचानने में नाकाम रहे थे। किसी ने एनपीसी ऑक्शन हाउसेस की असल कदर ऑक्शन इरीना सिस्टम के मुतारफ होने के 1 साल से ज्यादा गुजरने के बाद दरियाफ्त की थी। जब ये दरियाफ्त मंजर आम पर आई तो बहुत सी ताकतें एनपीसी ऑक्शन हाउसेस की मुकम्मल तहकीकात न करने पर खुद से नफरत करने लगीं। अगर उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी होती तो वो अपनी तरक्की को बिल्कुल नए लेवल तक ले जाने के काबिल होते। मुख्तलिफ ताकतें जो दरियाफ्त करने में नाकाम रही थीं, वो ये हकीकत थी कि एनपीसी ऑक्शन हाउसेस को खिलाड़ियों के बनाए हुए ऑक्शन हाउसेस के साथ मुंसलिक किया जा सकता। ऐसा करने का अमल तकलीफ दे था, लेकिन मुमकिना फायदे के मुकाबले में यह जिक्र के काबिल नहीं था। सिटी हॉल में कुछ देर इंतजार करने के बाद एक लेवल 150-3 का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर सैफ अली के पास आया। लॉर्ड काउंट, मैं तवील इंतजार के लिए माजरत खा हूं। मजिस्ट्रेट अपने मुताला के कमरे में है। बरा करम मेरे पीछे आए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने एहतराम के साथ सैफ अली से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, सैफ अली ने सर हिलाया। इसके बाद वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे इस सीढ़ी की तरफ गया जो सबसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाती थी। चैप्टर 2104 और नीलाम घर का सही इस्तेमाल। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की क़ियादत में सैफ अली एक पुरसुकून और खूबसूरत स्टडी में पहुंचा। स्टडी खासी बड़ी नहीं थी। इसमें सिर्फ 2 किताबों की अलमारियां थीं जो पुरानी किताबों से भरी हुई थीं। कुछ किताबों के सरवरक तक नहीं थे। एक नजर में कोई भी बता सकता था कि ये किताबें काफी पुरानी हैं। इनमें से कुछ से तो खुदाई हैबत का हल्का सा असर भी झलक रहा था। गार्ड्स डोमेन में हर वो चीज जो खुदाई हैबत खारिज करने की सलाहियत रखती थी गैर मामूली तौर पर कीमती थी, क्योंकि वो माजी में खुदाओं के कब्जे में रही थीं और तवील अरसे तक खुदाओं के हाले में नहाई हुई थी। इन अशिया में जो खुदाई हैबत खारिज करती थीं, किताबें खास तौर पर कीमती थीं क्योंकि वो आ तो किसी ऐसे मौजू को रिकॉर्ड करती थीं जिसमें खुदाओं को दिलचस्पी थी या खुदाओं का छोड़ा हुआ इल्म। कुछ तो तिरछे गार्ड बनने के तरीकों के बारे में इशारे और हिदायत भी रिकॉर्ड करती थीं। लिहाजा एक बेकार किताब भी जो खुदाई हैबत खारिज करती हो मार्केट में हजारों गोल्ड में फरोख्त हो सकती थी। उनकी कीमत आसानी से एपिक इक्विपमेंट के एक आम टुकड़े का मुकाबला कर सकती थी। दरी असना ऐसी 50 से जायद किताबों की 2 अलमारियों में रखी हुई थीं। तो ये वाइट रिवर सिटी के सिटी हॉल की स्टडी है। सैफ अली किताबों की 2 अलमारियों को देखकर दंग रह गया। एक आम खिलाड़ी के नुक्ता नजर से एक मजिस्ट्रेट का अपने मुताला के कमरे में किसी खिलाड़ी से मिलने में कोई खास बात नहीं थी। आखिरकार
मजिस्ट्रेट सिटी हॉल के अंदर हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहता था। ताहम जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि मजिस्ट्रेट आमतौर पर खिलाड़ियों से अपने मुताला के कमरे में कभी नहीं मिलते थे। सिर्फ एक एनपीसी शहर के ऑक्शन हाउस के मैनेजर को मुतालिका शहर के सिटी हॉल की स्टडी का दौरा करने की इजाजत होती थी। कोई कह सकता है कि ये ऑक्शन हाउस मैनेजर्स का एक खास एजाज था। कोई भी दूसरा खिलाड़ी गालिबन सिटी हॉल की स्टडी में कभी कदम नहीं रखेगा, तो 6 गार्ड रैंक वाले खिलाड़ी भी इससे मुस्तसन नहीं थे। कोई ये भी कह सकता है कि सिटी हॉल की स्टडी एक एनपीसी शहर के अंदर सबसे ज्यादा कलाबंद जगह थी। ये इसलिए नहीं था कि स्टडी हैरत अंगेज जादुई सफों से महफूज थी, बल्कि इसलिए कि ये एक खास जगह में वाक़ थी। किसी दूसरी दुनिया की तरह जब तक कोई इसे हासिल करने की इजाजत हासिल न कर ले, यहाँ तक कि 6 गार्ड्स भी स्टडी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इस वक्त मजिस्ट्रेट शाह मोहम्मद एक ऑफिस डेस्क के पीछे बैठे थे और अपने पीछे खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी में खालिस सोने से बनी एक किताब पढ़ रहे थे। सैफ अली की शाह मोहम्मद से पिछली मुलाकात के मुकाबले में मौजूदा शाह मोहम्मद पहले ही लेवल 205 के ग्रैंड विजर्ड थे। इसे गार्ड्स डोमेन में व्हाइट रिवर सिटी के पहले तरक्की पाने वाले एनपीसी शहरों में से एक होने के फवाइद में से एक समझा जा सकता है। व्हाइट रिवर सिटी की हिफाजत करने वाले 5 एनपीसी के साथ यहां तक कि 4 खिलाड़ी भी शहर के अंदर सरकशी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शहर की सिक्योरिटी का लेवल आम एनपीसी शहरों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल पर था। खिलाड़ी शहर में अपनी तमाम सरमायाकारी को बर्बाद करने वाले छोटे वाकयात की फिक्र किए बगैर यहां खुद को तरक्की दे सकते थे। तुम आ गए हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? शाह मोहम्मद ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। ट्रज में अपनी तरक्की की वजह से शाह मोहम्मद की जहानत में मजीद बेहतरी आई थी। एनपीसी अब एक आम इंसान की तरह काम करने के काबिल था। उसने अपने हाले को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया था। अगर कोई शाह मोहम्मद पर आइडेंटिफिकेशन स्किल इस्तेमाल न करे तो वो गालिबन उसे एक आम बूढ़ा आदमी समझेगा। लॉर्ड मजिस्ट्रेट, मैं शहर को मजीद खुशहाल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस को दूसरे शहर के ऑक्शन हाउस से जोड़ना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा करने के लिए आपकी इजाजत हासिल कर सकता हूँ, सैफ अली ने जवाब दिया। एक ऑक्शन हाउस किसी शहर के लिए एक अहम माशी सुतून होता है। ऑक्शन हाउस की तरक्की शहर की तरक्की है और ऑक्शन हाउस की खुशहाली शहर की खुशहाली है। माजी में ताकतें इन एनपीसी ऑक्शन हाउसेस को सिर्फ एक एटीएम और एनपीसी शहर को कंट्रोल करने की किलीद के तौर पर समझती थी। वो ये समझने में नाकाम रहे कि एनपीसी ऑक्शन हाउसेस दरअसल गिल्ड टाउन्स की तरक्की को तेज करने का एक जरिया है। ये फंक्शन गेम में ऑक्शन इरीना सिस्टम के मुतारफ होने के 1 साल से ज्यादा अरसे बाद दरियाफ्त हुआ था। 1 साल एनपीसी ऑक्शन हाउस की मकबूलियत और आमदनी के साथ 1 साल का अरसा एक गिल्ड टाउन को एडवांस्ड सिटी में तब्दील करने के लिए काफी से ज्यादा था। ताहम चूंकि मुख्तलिफ ताकतें इस फंक्शन को दरियाफ्त करने में नाकाम रहीं, इसलिए माजी में गार्ड्स डोमेन के आगाज के 2 साल से ज्यादा अरसे बाद भी गेम में एक भी एडवांस्ड गिल्ड सिटी मौजूद नहीं था। यहां तक कि इस वक्त के मौजूदा इंटरमीडिएट शहर भी एडवांस्ड सिटी बनने से अभी बहुत दूर थे। एनपीसी ऑक्शन हाउस की मदद के बगैर 3 से 5 साल की तरक्की भी इंटरमीडिएट सिटी को एडवांस्ड सिटी बनाने के लिए काफी नहीं होगी। गिल्ड टाउन्स और सिटीज गार्ड्स डोमेन में तरक्की के लिए गिल्ड की बुनियाद है। दरी असना मुख्तलिफ रैंक के गिल्ड टाउन्स और सिटीज के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क था, खास तौर पर जब एक इंटरमीडिएट सिटी को एडवांस्ड सिटी में तरक्की दी जाती थी। अगरचे तब्दीली ज्यादातर मिकदारी थी, लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। मजीद बड़ा कुछ खास तमीरात जो खिलाड़ियों को उनकी तरक्की में मदद देती थीं, सिर्फ एडवांस्ड सिटीज में ही तामीर की जा सकती थी। लिहाजा जब मुख्तलिफ ताकतों को इस फंक्शन के बारे में खबर मिली तो वो सब पछतावे से भर गए। अगर उन्हें इस फंक्शन के बारे में पहले मालूम होता तो वो अपनी गिल्ड्स की तरक्की की रफ्तार और अपने इलाके में खिलाड़ियों के मेयार को बिल्कुल नए लेवल तक ले जाने के काबिल होते। ये खास तौर पर खिलाड़ियों के मेयार के लिए सच था। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल तक पहुंचते, बादशाहतों और सल्तनतों के अंदर मौजूद नक्शे इन खिलाड़ियों के लिए नाकाफी हो जाते जो खुद को बेहतर बनाना चाहते थे। ये बेहतरी सिर्फ लेवल्स तक महदूद नहीं थी, इसका मतलब 3 प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करना भी था। लेवल 100 गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। न सिर्फ लेवल 100 के मोनेस्टर्स लेवल 99 के मोनेस्टर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल थे, बल्कि ये वो कम अज कम लेवल भी था जिस पर खिलाड़ी 3 में तरक्की पा सकते थे। दरी असना
13 में तरक्की के लिए पेशगी शर्त गैर जानिबदार नक्शों में तरक्की थी। ताहम बदकिस्मती से लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शे इंतहाई खतरनाक थे, इतने खतरनाक के ट्रदो के माहिरीन भी उनमें जिंदा रहने के लिए जिदोजहद करते। सबसे अहम बात यह है कि उन गैर जानिबदार नक्शों का माहौल इंतहाई सख्त था। माना जैसा कि विचेस हल में था, इन लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में माहौलियाती चैलेंजों में सबसे कम था। अगर खिलाड़ी उन लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में तरक्की करने के लिए आसान वक्त चाहते थे तो उन्हें गिल्ड सिटी के ताउन पर भरोसा करने की जरूरत थी। लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शे में तरक्की करना एक बंजर सहरा में चलने के मुतरादिफ था जिसमें गिल्ड सिटी एक नखलिस्तान का काम करता था। ताहम लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में खिलाड़ियों की मुनासिब तरक्की का इन्हिसार बड़ी हद तक गिल्ड सिटी के रैंक पर था। लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में एक बेसिक सिटी टिर 2 खिलाड़ियों के लिए बका की सिर्फ एक बुनियाद था। जी हां, बका। बेसिक सिटीज महज खिलाड़ियों को गैर मुतवक्के वाक़ियात से मरने से बचाते थे। सिर्फ इंटरमीडिएट मेयार तक पहुंचने के बाद ही एक गिल्ड सिटी खिलाड़ियों को गैर जानिबदार नक्शों में बेहतर जिंदगी फराहम करने के काबिल होगा। वो गिल्ड सिटीज जो एडवांस्ड मेयार तक पहुंच चुके थे, खिलाड़ियों को लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में भी आरामदेह जिंदगी फराहम कर सकते थे। 13 प्रमोशन भी काफी आसान हो जाएगा। यही वजह थी कि गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें माजी में अपना एक एडवांस्ड सिटी हासिल करने के लिए इतनी बेचैन थी। अगर कोई ताकत अपने गिल्ड सिटी को जल्द ही एडवांस्ड मेयार पर अपग्रेड कर लेती तो 13 में तब्दीली की रफ्तार और तब्दील होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में नुमाया इजाफा हो जाता। वो ताकत फिर अपने और दूसरी ताकतों के दरमियान फर्क को वसी कर सकती थी। यही वजह थी कि सैफ अली वाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस को हासिल करने के लिए इतना बेचैन था। सब कुछ कहने और करने के बाद सुपर पावर्स फिर भी सुपर पावर्स थीं। जीरो विंग इन वसाइल और अफरादी कुव्वत का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं रख सकती थी जो उनके पास मौजूद थी। अगरचे हर कोई मानता था कि जीरो विंग सुपर पावर बनने से सिर्फ एक छोटा कदम दूर है, लेकिन वो ये महसूस करने में नाकाम रहे कि जीरो विंग और एक असल सुपर पावर के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क बाकी मजीद बड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये फर्क मजीद वाजे होता जाएगा। नाम निहाद स्नोबॉल इफेक्ट। फी अलहाल गार्ड्स डोमेन के बेहतरीन खिलाड़ियों ने भी टिर 2 में अपना सफर शुरू ही किया है, इसलिए फर्क इतना वाजे नहीं हो सकता। ताहम खिलाड़ियों के टिर 3 तक पहुंचने के बाद फर्क नुमाया हो जाएगा। अगर इसने अब जीरो विंग के लिए एक मजबूत बुनियाद न रखी तो एक बार जब गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स 3 खिलाड़ी हासिल करना शुरू कर देंगी तो वो शायद अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन जीरो विंग सुपर पावर्स के खिलाफ अपना दिफा करने के काबिल नहीं होगी। दूसरे शहर के ऑक्शन हाउस के साथ लिंक। शाह मोहम्मद ने अपने हाथों में मौजूद किताब नीचे रखी और सैफ अली की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस मामले को अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम वाकई इस काम को कबूल करने के लिए तैयार हो? जी हां, सैफ अली ने संजीदगी से सर हिलाया। वो इस नुक्ते के बारे में तवील अरसे से जानता था क्योंकि वो तैयारी के बगैर शाह मोहम्मद के पास नहीं आया था। तुम किस टाउन या सिटी का इंतखाब करोगे? शाह मोहम्मद ने पूछा। स्टोन फॉरेस्ट टाउन, सैफ अली ने जवाब दिया। विचेस हल जहां जीरो विंग सिटी बनाया गया था एक कीमती लीवलिंग ग्राउंड था। वो जीरो विंग सिटी को गैर जानिबदार नक्शे पर मुंतकिल नहीं कर सकता था। ताहम स्टोन फॉरेस्ट टाउन एक अलग कहानी थी। स्टोन कला माउंटेन्स जहां टाउन बनाया गया था पहले ही खिलाड़ियों में मकबूलियत खोना शुरू कर रहा था। मजीद बड़ा, स्टोन फॉरेस्ट टाउन पहले ही एक एडवांस टाउन था और बेसिक सिटी बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। उसे कुदरती तौर पर उसकी तरक्की को तरजीह देनी थी। अगरचे एनपीसी ऑक्शन हाउस को गिल्ड टाउन के ऑक्शन हाउस के साथ जोड़ना गिल्ड सिटी के ऑक्शन हाउस के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल सिर्फ एक एपिक टीम क्वेस्ट के मेयार पर थी। सैफ अली की मौजूदा हालत में इस तरह के क्वेस्ट को मुकम्मल करना बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। ठीक है, व्हाइट रिवर सिटी के मजिस्ट्रेट के तौर पर मैं तुम्हें यह इख्तियार देता हूं। यहां वो काम है जो तुम्हें मुकम्मल करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे, शाह मोहम्मद ने कहा और एक चरमी कागज निकाल कर सैफ अली के हवाले कर दिया। दरी असना, जिस लम्हे सैफ अली ने चरमी कागज कबूल किया, एक सिस्टम नोटिफिकेशन इसके कानों में गूंजा। सिस्टम अपने उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट खुशहाली की राह कबूल कर लिया है।
चैप्टर 2105 एक्ट 3 की तरफ रास्ता। एक उनफेरियर लेजेंडरी क्विस्ट सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर दंग रह गया। जहां तक इसे याद था, एनपीसी ऑक्शन हाउस को गिल्ड सिटी के ऑक्शन हाउस से जोड़ने का क्विस्ट सिर्फ एपिक रैंक के करीब था। यहां तक कि अगर उसे अंजाम देना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता, तब भी क्विस्ट एक एपिक टीम क्विस्ट से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। उसने कभी भी उनफेरियर लेजेंडरी रैंक वाले वर्जन के बारे में नहीं सुना था। अगरचे उनफेरियर लेजेंडरी कोर्ट्स और एपिक कोर्ट्स के दरमियान सिर्फ एक रैंक का फर्क था, लेकिन असल मुश्किल का फर्क बहुत बड़ा था। ये चोटी और एपिक्स माहिरीन के दरमियान फर्क की तरह था। यहां तक कि एपिक्स माहिरीन को भी उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट मुकम्मल करते वक्त शदीद खतरात का सामना करना पड़ता था, और वो भी एक सुपर पावर के ताउन के साथ। उनके पीछे सुपर पावर के बगैर उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए आसमानी किस्मत की जरूरत होगी। सैफ अली के सदमे के मुख्तसर लम्हे के दौरान इसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम मुबारक हो, आप गार्ड्स डोमेन में खुशहाली की राह को फाल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। क्वेस्ट में नाकाम होने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। क्वेस्ट मुकम्मल होने पर आपको एक इजाफी पैक कंस्ट्रक्शन डिजाइन या गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर उसे नवाजा जाएगा। पैक कंस्ट्रक्शन डिजाइन या गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर। सैफ अली ने यह दूसरा नोटिफिकेशन पढ़कर पुरजोश होना शुरू कर दिया। पैक कंस्ट्रक्शन डिजाइन और गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर दोनों ही गार्ड्स डोमेन में हासिल करना इंतहाई मुश्किल थे। इनमें से कोई भी आइटम आसानी से फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम जितना कीमती था। कोई भी पैक कंस्ट्रक्शन आसानी से खिलाड़ियों के सैलाब को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है, जिससे शहर की मकबूलियत में इजाफा होता है। एडवांस्ड सिटी को मैन सिटी में तरक्की देने के लिए भी पैक कंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती थी। एक गिल्ड सिटी मैन सिटी बनने के बाद ही वाकई गिल्ड का मैन हेडक्वार्टर बन सकता था, जिसे इनफरादी के 5 खिलाड़ियों के लिए भी गिराना मुश्किल होगा। मैन सिटी को तबाह करने के लिए 5 खिलाड़ियों के एक ग्रुप 6 गार्ड रैंक वाले खिलाड़ी की जरूरत होगी। यही वजह थी कि सिर्फ मैन सिटी रखने वाली गिल्ड्स को ही हकीकी फर्स्ट रेट गिल्ड्स समझा जाता था। फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास आमतौर पर उनकी कमान में काफी 5 खिलाड़ी होते थे, और होम ग्राउंड के फायदे के साथ ये 5 खिलाड़ी आम 5 खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने माजी में फर्स्ट रेट गिल्ड के मैन सिटी को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत सिर्फ की थी। कुछ सुपर पावर्स ने फर्स्ट रेट गिल्ड के मैन सिटी को तबाह करने की कोशिश में 2 या 3 माह गुजारे थे। जहां तक गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर का ताल्लुक है, उसने खिलाड़ियों को बिला मशरूत एडवांस टाउन को बेसिक सिटी में तरक्की देने की इजाजत दी। हर सुपर पावर गेम के इस मरहले पर बेसिक सिटी की कमान संभालने का ख्वाब देखती थी। न सिर्फ एक बेसिक सिटी आमदनी का एक मुस्तहकम जरिया फराहम करेगा, बल्कि ये इसकी हुक्मरान सुपर पावर को मजीद इलाके को कंट्रोल करने की इजाजत भी देगा। इसी वक्त एक बेसिक सिटी लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शों में बका की बुनियाद था। गार्ड्स डोमेन में बहुत सारे लेवल 100 प्लस गैर जानिबदार नक्शे थे, और उनमें से हर एक की अपनी खुसूसियात और वसाइल थे। इन गैर जानिबदार नक्शों में से एक पर कब्जा करना यकीनी तौर पर गिल्ड के मेंबरान को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो मजबूत होते जाएंगे। गार्ड्स डोमेन की मौजूदा ताकतों को पैक कंस्ट्रक्शन डिजाइन और गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर दोनों की अशद जरूरत थी। अगरचे खिलाड़ियों के लेवल 100 तक पहुंचने में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन लेवल 100 के गैर जानिबदार नक्शों को तलाश करने से पहले बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। माजी में बहुत सी ताकतों ने खिलाड़ियों के लेवल 90 तक पहुंचने के बाद ही तैयारी शुरू की थी, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसाली तौर पर ताकतों को खिलाड़ियों के लेवल 80 तक पहुंचने के बाद लेवल 100 के गैर जानिबदार नक्शों को तलाश करने की तैयारी करनी चाहिए। खिलाड़ियों को उन दवाइयों और अशिया की जरूरत होगी जो खिलाड़ियों को उन सख्त माहौल का मुकाबला करने में मदद देंगी जिनका सामना उन्हें गैर जानिबदार नक्शों में करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इन दवाइयों और अशिया को जमा करने के लिए मुख्तलिफ ताकतों को अपने लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। उन्हें तरकीबों और डिजाइनों के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई ताकत खिलाड़ियों के लेवल 90 तक पहुंचने के बाद ही इस तौसी की तैयारी शुरू करती है, तो वो वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगी, और सुपर पावर्स भी इससे मुस्तसन नहीं थी। लेवल 100 के गैर जानिबदार नक्शों में उसकी तरक्की रुक जाएगी, और उसके माहिर खिलाड़ियों को 3 तक पहुंचाने का अमल मुतासिर होगा। जीरो विंग की बुनियादें अभी तक कमजोर थीं, लिहाजा सैफ अली को जल्द अज जल्द लेवल 100 के गैर जानिबदार नक्शों को तलाश करने की तैयारी करने की जरूरत थी। आखिरकार
चैप्टर 2 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को लेवल 100 से पहले हर लेवल अप के लिए तकरीबन इतने ही वक्त की जरूरत होगी। ये सिर्फ ऐसा लगता था कि खिलाड़ियों के लेवलिंग की रफ्तार कम हो गई है क्योंकि वो आला लेवल तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह पीवीपी मुकाबलों में इजाफा है, जिसके नतीजे में जरूरत से ज्यादा अमवात हुई। इसके अलावा टॉप हथियार और साजो सामान हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो गया। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली ने फौरी तौर पर वो चरमी कागज खोला जो शाह मोहम्मद ने इसे दिया था। चरमी कागज पर उन तमाम शराइत की फहरिस्त थी जो उसे पूरी करने की जरूरत होगी। एक बार जब वो उन शराइत को पूरा कर लेगा तो व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस स्टोन फॉरेस्ट टाउन के ऑक्शन हाउस से जुड़ जाएगा, जैसा कि एक इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट से तवक्को थी। ये शराइत मुज़क्काखेज हैं। सैफ अली ने चरमी कागज पढ़ते हुए माथे पर बिल डाले। सादा अल्फाज में इसे 7 ल्यूमेन रेज क्रिस्टल के 100 यूनिट्स हासिल करने और एक हीरो रैंक क्रोसेड क्वेस्ट मुकम्मल करने की जरूरत थी। अगरचे क्वेस्ट की सिर्फ 2 शराइत थीं, लेकिन दोनों को पूरा करना मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए भी एक चैलेंज होगा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स गालिबन ये भी नहीं जानती थीं कि हीरो क्रोसेड क्वेस्ट क्या है। हीरो क्रोसेड क्वेस्ट को किंगडम क्रोसेड क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। यहां तक कि एक पूरी बादशाहत भी ऐसे क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए जिदोजहद करेगी, इसलिए वो आमतौर पर एडवेंचरस एसोसिएशन के जरिए कमीशन किए जाते थे। माजी में यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने हीरो क्रोसेड कोर्स को मुतलक डरावना ख्वाब समझा था। माजी में फर्स्ट रेट गिल्ड्स हीरो क्रोसेड कोर्स के मामले में बेबस थीं और मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने उन्हें मुकम्मल करने के लिए दसियों हजार माहिर खिलाड़ियों की कुर्बानी दी थी। यहां तक कि एपिक्स माहिरीन भी क्वेस्ट के दौरान कई बार मर चुके थे। अब सिस्टम चाहता था कि वो सिर्फ 2 ऑक्शन हाउसेस को जोड़ने के लिए ऐसा ही एक क्वेस्ट मुकम्मल करे। 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल के 100 यूनिट्स हासिल करना सैफ अली के लिए खास तौर पर मुश्किल नहीं था। आखिरकार जीरो विंग ने पहले ही टावर ऑफ टाइम को तलाश करना शुरू कर दिया था। अब तक गिल्ड ने 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल के 50 से ज्यादा यूनिट्स जमा कर लिए थे। अगर वो कोला और मैन फोर्स के दीगर मेंबरान को टावर पर भेजता है तो बकिया मतलूबा 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल्स हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हीरो क्रोसेड क्वेस्ट असल मसला था। ओरोबोरोस ने एक बार हीरो क्रोसेड क्वेस्ट कबूल किया था जब खिलाड़ी लेवल 70 के करीब थे। उनका हदफ एक कदीम खुफिया सरजमीन में आग का लॉर्ड था। मैं शायद इसे एक बार आजमा सकता हूं। मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान स्टार मून किंगडम में हीरो क्रोसेड कोर्ट्स को याद किया। जिनको वो याद कर सकता था, इनमें से वाहिद जिसके बारे में इसे यकीन था कि जीरो विंग इसे मुकम्मल कर सकती है, वो आग के लॉर्ड के खिलाफ मुहिम थी। अगरचे ओरोबोरोस आग के लॉर्ड को शिकस्त देने में नाकाम रही थी, लेकिन उसकी शिकस्त की असल वजह नाकाफी फायर रेसिस्टेंस थी। ओरोबोरोस के मेंबरान आग के लॉर्ड के हमलों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके थे। एक गैर मुल्की सुपर पावर बॉस का शिकार करने के लिए सिर्फ इस वक्त पहुंची थी जब खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंच गए थे। इस कामयाबी ने इस वक्त स्टार मून किंगडम में एक बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया था। खिलाड़ी सिर्फ एक बार हीरो क्रोसेड क्वेस्ट मुकम्मल कर सकते थे और एक बार मुकम्मल होने के बाद ये गॉड्स डोमेन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जब तक कोई गिल्ड हीरो क्रोसेड क्वेस्ट मुकम्मल करती, इसे गिल्ड की मकबूलियत की एक काबिले जिक्र मिकदार से नवाजा जाता, जो मजीद एनपीसी नोबल्स और यहां तक के रॉयल्टी को क्वेस्ट कमीशन करने की तरफ रागिब करती। एक गिल्ड टेरिटरी लॉर्ड बनने के लिए मुनासिब अमाल भी कमा सकती थी, हालांकि इस रैंक तक पहुंचने की कोशिश करना इंतहाई मुश्किल था। एक लम्हे के लिए मामले पर गौर करने के बाद सैफ अली ने आग के लॉर्ड का शिकार करने का फैसला किया। दूसरी ताकतों को आग के लॉर्ड पर छापा मारने के लिए काफी फायर रेजिस्टेंस जमा करने में जिदोजहद करनी पड़ सकती है, लेकिन सैफ अली और उसकी गिल्ड के लिए ये कोई मसला नहीं था। उसने पहले ही फुलियम डेमन किंग पर छापा मारा था और टॉप फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट का एक टुकड़ा फुलियम डेमन क्राउन हासिल कर लिया था। मजीद बरा जीरो विंग ओरोबोरोस के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत थी। मास्टर फायर रेजिस्टेंस पॉइशनस की मदद से आग के लॉर्ड पर छापा मारना गिल्ड के लिए यकीनी तौर पर मुमकिन था। जैसे ही सैफ अली सिटी हॉल से निकला और क्रोसेड क्वेस्ट की तैयारी के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ जाने वाला था, आब्दागाल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, अभी कुछ बड़ा हुआ है। एक लम्हा पहले स्टार लिंक ने एक चाल चली और हमारी गिल्ड के हर बुनियादी मेंबर को इसमें शामिल होने की दावत दी है। वो हमें जीरो विंग की अदायगी से 3 गना ज्यादा पेशकश कर रही है और उसने कैंडल लाइट से एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के एक ग्रुप को तोड़ लिया है।
स्टार लिंक ने क्रेडिट्स के बदले हथियार और साज व सामान फरोख्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी फरोख्त में तेजी से कमी आई है, आबदा गाल ने जल्दी से रिपोर्ट दी। गिल्ड में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। मेरा अंदाजा है कि स्टार लिंक ने आखिरकार हार मान ली है और अपनी माली ताकत से हमें दबाने की कोशिश कर रही है। सैफ अली हंसे बगैर न रह सका। आप ऐसे वक्त में कैसे हंस सकते हैं गिल्ड लीडर? हमारे पास पहले ही क्रेडिट्स की कमी है। अब जबकि स्टार लिंक हमें सबूताज करने की कोशिश कर रही है, गिल्ड के बहुत से मेंबरान परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे लोग गिल्ड छोड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी, आबदा गाल ने सैफ अली के रद्दे अमल पर बरहम होते हुए कहा। मैं समझ गया। मीलनकोलुक और यूलान को मतला करो, उनसे कहो कि डार्क नाइट एम्पायर में हमारी कीमतें कम कर दें और एम्पायर का खुसूसी मवाद ज्यादा कीमत पर खरीदें। चूंकि स्टार लिंक स्टार मून किंगडम में मुसीबत खड़ी करना चाहती है, हम डार्क नाइट एम्पायर में भी ऐसा ही करेंगे। सैफ अली ने सुकून से फैसला किया। चैप्टर 2106 आला इख्तियारात। आबदा गाल सैफ अली के अहकामात सुनकर दंग रह गईं। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई ये करने जा रहे हैं? आबदा गाल ने अपनी हैरत पर काबू पाते ही जल्दी से पूछा। गिल्ड की तरक्की की वजह से इस वक्त हमारे पास कवायंस और क्रेडिट्स की कमी है। मुझे डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जीरो विंग ने व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस पर कब्जा कर लिया था, जिससे गिल्ड की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ था, लेकिन इस जंग ने गिल्ड की शोहरत को भी बहुत बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से मजीद नए लोग भर्ती हुए और गिल्ड के अरकान की तादाद में इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर गिल्ड के फंड्स अब भी कम थे। दरी असना, बड़े पैमाने पर कीमतों की जंग के नताइज जल्द बरामद नहीं होंगे। ये जीरो विंग के लिए उल्टा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इस बार स्टार लिंक उनका हरीफ था और इस सुपर पावर के पास बेपना माली ताकत थी। मजीद ये कि जीरो विंग स्टार लिंक के अपने इलाके में हमला कर रहा होगा। यहां तक कि जब जीरो विंग के खजाने भरे हुए थे, तब भी वो स्टार लिंक का मुकाबला नहीं कर सका था। अनिल्डन सिविल क्रिम्सन एम्परर जैसी सुपर पावर्स ने भी स्टार लिंक के खिलाफ मालियाती जंग छेड़ने की हिम्मत नहीं की थी। सैफ अली ने पूछा, व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस की आमदनी शामिल करने के बाद हम रोजाना कितने कवायंस बचा सकते हैं? आबदा गाल ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, गिल्ड के जरूरी अखराजात निकालने के बाद और हमारे पास मौजूद फंड्स को शामिल करके हम रोजाना तकरीबन 35,000 गोल्ड बचाने के काबिल होने चाहिए। मौजूदा फर्स्ट रेट गिल्ड्स के लिए 35,000 गोल्ड बिलाशुबा एक बहुत बड़ी रकम थी। इनमें से बहुत से एक ही दिन में इतनी बचत करने का ख्वाब देखते थे। जैसे जैसे गिल्ड्स तरक्की करते गए, उन्हें मजीद जरूरी अखराजात का सामना करना पड़ा। सिर्फ 35,000 गोल्ड यौमिया के साथ किसी सुपर पावर के खिलाफ उसके अपने ही इलाके में कीमतों की जंग लड़ने की कोशिश करना एक मजाक था। वो रकम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खत्म हो जाएगी। यहां तक कि अगर जीरो विंग हर रोज ज्यादा आमदनी पैदा कर रहा था, तब भी गिल्ड सिर्फ 5 दिनों तक अपने मालियाती हमले को बरकरार रखने की सकत रखता था। इससे ज्यादा वक्त गिल्ड की तरक्की को मुतासिर करेगा। ये बमुश्किल काफी होना चाहिए। सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद आबदा गाल की हल्की मुस्कुराहट की नकल की। ये काफी है। एक लम्हे के लिए आबदा गाल ने सोचा कि शायद इसने सैफ अली की बात गलत सुनी है, और फिर इसने गलती से इसे गलत नंबर बता दिए थे। गिल्ड की खालिस आमदनी 35,000 के बजाय 3,50,000 बता दी थी। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये काफी है। बस मीलनकोलुक और यूलान को मतला कर दें और उन्हें बताएं कि वो डार्क नाइट एम्पायर में जरूरी तैयारियों का जायजा लें। इसके बाद इसने काल मुनक़ते कर दी और लॉर्ड ऑफ फायर के छापे की तैयारी के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ बढ़ गया। कुछ दिन पहले इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक के साथ कीमतों की जंग शुरू कर सके, लेकिन वो पहले ही 4 स्टार वानड्रंग मर्चेंट जाल से 500 स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीद चुका था। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को स्टेमिना जेम स्टोन्स की अशद जरूरत थी, क्योंकि उन सब ने न्यूट्रल मैप्स को तलाश करना शुरू कर दिया था। बदकिस्मती से इन न्यूट्रल मैप्स में अभी तक गिल्ड टाउन्स शहर नहीं थे जहां खिलाड़ी आराम कर सके। मजीद बरा मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स अभी तक अपने गिल्ड टाउन्स को उन न्यूट्रल मैप्स में मुंतकिल नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब यह था कि तलाश का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खिलाड़ियों की ताकत और स्टेमिना पर था। दरी असना, एक न्यूट्रल मैप जितना ज्यादा वसाइल से मालामाल होता, इसका माहौल इतना ही सख्त होता। नतीजे के तौर पर इन नक्शों को तलाश करते वक्त खिलाड़ी मामूल से ज्यादा स्टेमिना खर्च करते थे।
कुछ न्यूट्रल मैप्स में साकिन खड़े रहने के दौरान भी खिलाड़ियों का स्टेमिना खर्च होता था, और अगर वो आराम करने के लिए बैठ भी जाते तो उनकी स्टेमिना की बहाली सिर्फ गैर फाल खपत की शरह को खत्म करने के लिए काफी होती। खिलाड़ी इन नक्शों में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। अगरचे मार्केट में कुछ ऐसे पोशनर्स मौजूद थे जो स्टेमिना की बहाली में मदद देते थे, लेकिन वो इंतहाई नायाब थे। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें आमतौर पर ये पोशनर्स अपने अरकान के लिए बचा कर रखती थीं और उन्हें शाज़ व नादिर ही फरोख्त करती थीं। मिसाल के तौर पर जीरो विंग को लें। अगरचे जीरो विंग एग्जोटिक स्टेमिना पोशन तैयार कर सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 खिलाड़ी थे जो उसे बनाने की सलाहियत रखते थे, जबकि गिल्ड के 5 लाख से ज्यादा अरकान थे। गिल्ड की जरूरियात को निकालने के बाद बहुत कम एग्जोटिक स्टेमिना पोशनर्स बाकी बचते थे जिन्हें मार्केट में फरोख्त किया जा सकता था। इस मुश्किल सूरत हाल ने स्टेमिना जेम स्टोन की कदर में मजीद इजाफा कर दिया। पहला ये कि स्टेमिना जेम स्टोन की कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं थी, ये इस्तेमाल के एक खास अरसे के बाद गायब नहीं होता था। दूसरा, इसकी कोई लेवल की हद नहीं थी, लिहाजा खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन में अपने पूरे करियर के दौरान स्टेमिना जेम स्टोन इस्तेमाल कर सकते थे। अगर खिलाड़ी 3 स्टेमिना जेम स्टोन से लैस होते तो उन्हें लेवल 100 से नीचे न्यूट्रल मैप्स को तलाश करते वक्त स्टेमिना के इस्तेमाल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह से माजी में मुख्तलिफ बड़ी ताकतें स्टेमिना जेम स्टोन्स के लिए दीवानी हो गई थी, जिनमें से हर एक नीलामी में 300 गोल्ड में आसानी से फरोख्त होता था। जब सैफ अली हर किस्म के फायर रेजिस्टेंस आलात और पोशनस तैयार कर रहा था, स्टार मून किंगडम के खिलाड़ियों को जीरो विंग पर स्टार लिंक के हमले का इल्म हुआ और पूरे मुल्क में हलचल मच गई। स्टार लिंक ने आखिरकार अपनी चाल चल दी है। मैं जानता था कि स्टार लिंक जीरो विंग से हारने की शर्मिंदगी को खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगरचे जीरो विंग के पास बहुत से माहिरीन हैं, लेकिन मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान मुकाबला मालियात का होता है। जीरो विंग किसी पुश्त पनाही के बगैर स्टार लिंक का मुकाबला कैसे कर सकता है? ताहम स्टार लिंक काफी मुतासिर कुन है। वो दरअसल जीरो विंग के अरकान को उनकी तनख्वाहों से 3 गुना ज्यादा की पेशकश करके तोड़ रहा है। मैंने सुना है कि जीरो विंग के कई 100 अरकान पहले ही स्टार लिंक में शामिल होने के लिए छोड़ चुके हैं। मजीद बरा, इनमें से एक बड़ी तादाद एडवांस्ड लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की है। इससे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। मैं भी लालच में आ जाता। आखिरकार उन्हें एक सुपर पावर में शामिल होने और अपनी आम तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा कमाने का मौका मिल रहा है। स्टार लिंक सिर्फ यही नहीं कर रहा, मैंने सुना है कि उसने स्टार मून किंगडम का खाम माल भी महंगी कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया है। वो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म जैसी मसनूआत बहुत कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है। नतीजे के तौर पर कैंडल लाइट के ग्राहकों की तादाद कम हो गई है। जीरो विंग अब मुश्किल में है। उसने इतनी सख्त लड़ाई के बाद व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस हासिल किया है, और जैसे ही इसे सुपर पावर बनने की राह पर गामजन होने के लिए फंड्स मिले, स्टार लिंक ने मुदाखलत करके ऐसी चाल चल दी। जीरो विंग की तरक्की अब रुक जाएगी। यकीनन सुपर पावर्स को बिलावजा इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। इस वक्त तक स्टार मून किंगडम के खिलाड़ियों को सुपर पावर्स की दौलत का बेहतर अंदाजा हो चुका था। अगरचे उन्होंने हाल ही में जीरो विंग के मुस्तकबिल के बारे में एक पुरुम्मीद नजरिया अपनाया था, लेकिन ये उम्मीद रखना कि जीरो विंग स्टार लिंक के साथ कीमतों की जंग में फातेह बनकर उभर सकता है, गैर हकीकी था। दरी असना गहरे अरगवानी रंग के लिबादे में मलबूस एक खूबसूरत खातून व्हाइट रिवर सिटी के एक एडवांस्ड बार में दाखिल हुई। जैसे ही इसने बार पर सिया चमड़े की ज़रा पहने उधेड़ उम्र शख्स को देखा, वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। कमांडर, मुझे अभी 7 सन्स से एक पैगाम मिला है। स्टार लिंक ने न सिर्फ कामयाबी से 3 ऑक्शन हाउसेस हासिल कर लिए हैं, बल्कि वो सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक एडवांस्ड मेंबर भी बन गया है। एक एडवांस्ड मेंबर के तौर पर स्टार लिंक ने सबसे पहला काम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक एडवांस्ड यूनियन बुलाना था। ऐसा लगता है कि स्टार लिंक जीरो विंग को सीक्रेट से निकालने की कोशिश कर रहा है, शानजे ने फौरी तौर पर इत्तला दी। एक एडवांस्ड यूनियन यान तियानशींग अपना सर हिलाए और आह भरे बगैर न रह सके। उन्होंने कहा, यकीनन ये उम्मीद रखना के बगैर किसी पस मंजर के एक गिल्ड सुपर पावर बन सकता है, एक अहमकाना ख्वाब है। चूंकि मामला ऐसा है, तो आइए ब्लैक ड्रैगन एम्पायर वापस चलते हैं। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर रुकनियत के 2 दर्जे थे, बुनियादी और आला। एडवांस्ड मेंबर्स न सिर्फ ज्यादा इख्तियारात से लुत्फ अंदोज होते थे और चैम्बर के वसाइल तक ज्यादा रसाई रखते थे,
बल्कि वो चैम्बर के दीगर एडवांस्ड मेंबर्स को तब्दीलियों की तजवीज़ देने के लिए एडवांस्ड यूनियन भी बुला सकते थे। जब तक आधे से ज्यादा एडवांस्ड मेंबर्स तजवीज़ से इत्तेफाक करते, इसे फौरी तौर पर नाफिज कर दिया जाता। मुमकिना तजावीज़ में से एक बुनियादी अरकान को चैम्बर से निकालना भी शामिल था। ताहम सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एडवांस्ड मेंबर बनना इंतहाई मुश्किल था। तमाम सुपर गिल्ड्स भी रुकनियत के इस दर्जे के अहल नहीं थे और स्टार लिंक की इसमें कामयाबी यकीनन हैरान कुन थी। चूंकि स्टार लिंक इस तजवीज़ का जिम्मेदार था, इसलिए सीक्रेट के एडवांस्ड मेंबर्स मुमकिना तौर पर जीरो विंग की बेदखली की मंजूरी दे देंगे ताकि सुपर पावर को नाराज करने से बचा जा सके और गार्ड्स डोमेन में किसी और ताकत को उभरने से रोका जा सके। अब सीक्रेट पवेलियन की मुखालफत भी जीरो विंग को उसके अंजाम से नहीं बचा सकती थी। यह तसव्वुर करना आसान था कि अगर जीरो विंग सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सील्स चैनल्स तक रसाई खो देता है तो उसका क्या अंजाम होगा। सैफ अली, जो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में मसरूफ था, को युआन ताइशिन की तरफ से एक मायूस कुन इत्तला मिली। आज के बाद जीरो विंग अब सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन नहीं रहा था और चैम्बर के साथ उसके तमाम मामलात फौरी तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे। युआन ताइशिन ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, यह फैसला एडवांस्ड यूनियन के मुआहदे का नतीजा है। अगरचे सीक्रेट पवेलियन ने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन 5 दीगर एडवांस्ड मेंबर्स ने तजवीज़ के हक में वोट दिया। पवेलियन कुछ नहीं कर सकता था। सैफ अली ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार ये उसूल है। अगरचे मुझे जीरो विंग के हक में वोट देने के लिए पवेलियन का शुक्रिया अदा करना होगा। युआन ताइशिन ने खुलूस नियत से पेशकश की, अगरचे जीरो विंग अब सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपके गिल्ड को किसी चीज की जरूरत हो तो सीक्रेट पवेलियन छोटे मामलात में मदद कर सकता है। मुस्तकबिल में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे राब्ता करें। शुक्रिया। सैफ अली ने तरीफी अंदाज में सर हिलाया। जैसे ही सैफ अली को सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जीरो विंग की बेदखली का इल्म हुआ, इस मामले की खबर पूरे स्टार मून किंगडम में फैल गई, जिससे कोहराम मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सीक्रेट बगैर किसी हिचकिचाहट के जीरो विंग को निकाल देगा। इसके साथ जीरो विंग के लिए स्टार लिंक की माशी सरकोबी से बचना मजीद मुश्किल हो जाएगा। जीरो विंग, क्या तुम खेलना नहीं चाहते थे? मैं इस बार तुम्हें अपनी पूरी तवज्जो दूंगा। दूर दराज डार्क नाइट एम्पायर में मौजूद लो जीनग लो ने जीरो विंग के बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट मिलने पर कहकहा लगाया। पहले इसके पास जीरो विंग से निमटने का वक्त नहीं था, लेकिन अब जबकि स्टार लिंक ने डार्क नाइट एम्पायर के हाकिम के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, ना तो अनिल्डन सिविल और ना ही क्रिम्सन एम्परर इस सल्तनत में इसकी ताकत का मुकाबला कर सकते थे। अब जबकि इसे सल्तनत में स्टार लिंक की पोजीशन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, इसके पास स्टार लिंक को गुस्सा दिलाने पर जीरो विंग को सजा देने का वक्त था। दरी असना, मिलनक कुलुक इस्माइल और यूलान डार्क नाइट सिटी में 100 फ्लावर पैलेस की इन दुकानों में से एक में पहुंची जिन पर जीरो विंग ने कब्जा कर लिया था। मिलनक कुलुक इस्माइल ने सैफ अली को कॉल करने के बाद इत्तिला दी, गिल्ड लीडर, सल्तनत में कैंडल लाइट की तमाम दुकानों में स्टेमिना जेमस्टोन्स और एक्सोटिक स्टेमिना पोशनस का स्टॉक भर दिया गया है। हम किसी भी वक्त उन्हें फरोख्त करना शुरू कर सकते हैं। सैफ अली ने हुक्म दिया, बहुत अच्छे, ऑपरेशन शुरू करो। अब वक्त आ गया है कि हम स्टार लिंक को सबक सिखाएं। चैप्टर 2107 हद दर्जे की हमाकत। सैफ अली के हुक्म देते ही मिलनक कुलुक इस्माइल और यूलान काम पर लग गई। जीरो विंग के नाम पर उन्होंने डार्क नाइट एम्पायर का मखसूस खाम माल महंगी कीमत पर खरीदने और आम अशिया कम कीमत पर फरोख्त करने के अपने इरादे का ऐलान किया। इस ऐलान के आम होते ही पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। डार्क नाइट एम्पायर के खिलाड़ियों को यह सूरत हाल नाकाबिल यकीन लगी। पागल पिन, जीरो विंग पागल हो गया है क्या जीरो विंग वाकई स्टार लिंक के खिलाफ कीमतों की जंग शुरू कर रहा है? इस वक्त तक डार्क नाइट एम्पायर में अमली तौर पर हर कोई जीरो विंग के बारे में जानता था। आखिरकार गिल्ड ने स्टार लिंक के हमले के खिलाफ 100 फ्लावर पैलेस की मुजाहमत में मदद की थी। ये कोई राज नहीं था कि ऑक्शन इरीना खत्म होने के फौरन बाद स्टार लिंक ने जीरो विंग को दबाने के लिए अपनी माली ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ताहम किसी को तवक्को नहीं थी कि स्टार मून किंगडम में स्टार लिंक के इक़दामात के फौरन बाद जीरो विंग डार्क नाइट एम्पायर में ऐसी चाल चलेगा। वाज़े तौर पर जीरो विंग जवाबी कार्रवाई कर रहा था।
ये खबर बिजली की रफ्तार से सल्तनत की मुख्तलिफ ताकतों तक पहुंची और उन सब को जीरो विंग के इक़दामात इंतहाई हैरान कुन लगे। 100 फ्लावर पैलेस की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर क्रिम्सन हार्ट ने हैरत ज़दा होकर कहा, जीरो विंग के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वो इस बात से बेखबर हैं कि स्टार लिंक पहले ही डार्क नाइट सिटी के ऑक्शन हाउस पर कब्जा कर चुका है? स्टार लिंक पहले ही सल्तनत के हाकिम के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुका था और अनिल्डन सिविल क्रिम्सन एम्परर भी इस सुपर पावर के साथ मालियाती जंग में उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। मजीद बरां, स्टार लिंक ने 2 दीगर NPC ऑक्शन हाउसेस भी हासिल कर लिए थे। इसकी नई माली ताकत नाकाबिल तसव्वुर थी। कलेज़ड्रू ने तबसरा किया, मैंने सुना है कि स्टार लिंक की सरकोबी की वजह से जीरो विंग के अरकान घबरा गए हैं। शायद जीरो विंग हौसला बढ़ाने और अपने अरकान को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है। इसकी राय में जीरो विंग के पास यही वाहिद रास्ता था। गिल्ड का हौसला और इत्तेहाद इंतहाई अहम था। अगर गिल्ड बखर जाता तो उसके तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्रिम्सन हार्ट ने कहा, इसके बावजूद ये सिर्फ आग से खेलने के मुतरादिफ है। उसने बुनियादी तौर पर स्टार लिंक से लड़ने के जीरो विंग के इरादों का ऐलान कर दिया है। अगर जीरो विंग ये मालियाती जंग हार जाता है तो उसे सिर्फ मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मजीद ये कि माशी जंग गिल्ड के लिए बहुत भारी होती है। ये नान जंग नहीं है, ये दौलत और वसाइल का खालिस मुकाबला है। यहाँ जंगी हथियार बेकार है। क्रिम्सन हार्ट के दलाइल सुनने के बाद कलेज़ड्रू खामोश हो गई। जैसा कि क्रिम्सन हार्ट ने कहा था, कीमतों की जंग लड़ना गिल्ड के ऑपरेशंस में रुकावट बनेगा और इस तरह की जंग हारने के नताइज मैदानी जंग हारने से कहीं ज्यादा बुरे थे। अगरचे एक गिल्ड मैदानी जंग में मुतादिद शिकस्तों को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मालियाती जंग में एक ही हार गिल्ड को तहलील होने के दहाने पर पहुंचा सकती थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि जीतने की सूरत में भी गिल्ड को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। सादा अल्फाज में, माशी जंग में कोई फाते नहीं होता था। 100 फ्लावर पैलेस डार्क नाइट एम्पायर का वाहिद गिल्ड नहीं था जिसे जीरो विंग के इक़दामात ने उलझन में डाल दिया था। अनिल्डन सिविल में भी इस सूरत हाल पर बहस हुई। मो चैंग डार्क नाइट एम्पायर के ऑफिशियल फोरम्स पर होने वाली बहसें पढ़कर आह भरे बगैर न रह सके। जीरो विंग इस बार बहुत आगे निकल गया है। मो लिंगशा ने कहा, दादा जान, जीरो विंग के पास जीरो विंग सिटी जैसी सोने की कान है और साथ ही व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस भी है। मजमूई तौर पर इसके पास अब भी खौफनाक माली ताकत है। स्टार लिंक भी जीरो विंग के साथ मालियाती जंग से महफूज नहीं निकल पाएगा। दूसरे गिल्ड्स शायद जीरो विंग सिटी की कदर को ना पहचाने, लेकिन एक सुपर पावर के तौर पर अनिल्डन सिविल इससे बखूबी वाकिफ थी। रोजाना दाखिला फीस के अलावा वो टेलीपोर्टेशन सर्विसेज जो शहर उन खिलाड़ियों को फराहम करता था जो अदरवर्ल्ड गेट जाना चाहते थे, हैरान कुन मुनाफा पैदा करती थी। अदरवर्ल्ड गेट के पास खिलाड़ियों को देने के लिए बहुत से कीमती खजाने थे और इस इलाके में लीवलिंग की रफ्तार नाकाबिल यकीन थी। यहाँ तक कि स्टार मून किंगडम के पड़ोसियों के खिलाड़ियों ने भी लीवलिंग के लिए अदरवर्ल्ड गेट की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। किंगडम के खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया करना। शहर की टेलीपोर्टेशन सर्विसेज से जीरो विंग को मुमकिना तौर पर इतनी ही रकम हासिल होती थी जितनी व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस से। मो चैंग ने सर हिलाते हुए कहा, तुम स्टार लिंक को बहुत कम समझ रही हो। ये मत भूलो कि स्टार लिंक ने डार्क नाइट सिटी के ऑक्शन हाउस का कंट्रोल संभाल लिया है। दूसरे लफ्जों में, उसने शहर की माशी शारग अपनी मुट्ठी में दबा रखी है। स्टार लिंक का एक लफ्ज ये तय करने के लिए काफी है कि कौन ऑक्शन हाउस में दाखिल हो सकता है और कौन नहीं। मजीद बरां, स्टार लिंक कल 3 NPC ऑक्शन हाउसेस को कंट्रोल करता है। अगर ऑक्शन हाउसेस में से एक आमदनी पैदा करना बंद भी कर दे तो स्टार लिंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सल्तनत के खिलाड़ियों पर स्टार लिंक का असर और रसूख जीरो विंग से कहीं ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई थोड़े से इजाफी मुनाफा के लिए स्टार लिंक को नाराज करने का खतरा मोल लेगा? सब कुछ कहने और सुनने के बाद जीरो विंग एक सुपर पावर नहीं था। पस मंजर को नजरअंदाज करते हुए उनके जेरे कंट्रोल ऑक्शन हाउसेस की तादाद के लिहाज से दोनों गिल्ड्स के दरमियान बहुत बड़ा फर्क था। स्टार मून किंगडम में स्टार लिंक की जीरो विंग को उकसाने की बुनियादी वजह यह थी कि जीरो विंग सिर्फ एक NPC ऑक्शन हाउस को कंट्रोल करता था। अगर जीरो विंग स्टार लिंक के ग्राहकों को अपने ऑक्शन हाउस के इस्तेमाल से रोकता है तो वो अपनी ही शारग काट देगा। ताहम स्टार लिंक के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। ये इन गिल्ड्स की बुनियादों के दरमियान फर्क था।
जीरो विंग के लिए यह सोचना इंतहाई हमाकत थी कि वो स्टार लिंक के खिलाफ इसी के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। सुपर पावर की सरकोबी की नकल करने की कोशिश जीरो विंग की मौत को मजीद इबरतनाक बना देगी। मो लिंगशा ने कहा, मैं अभी जाकर जीरो विंग को खबरदार करती हूँ। मो चैंग ने आह भरते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। जीरो विंग पहले ही अपने नाम से इस जंग में अपने इरादों का ऐलान कर चुका है। डार्क नाइट एम्पायर और स्टार मून किंगडम का हर खिलाड़ी जानता है कि क्या हो रहा है। अगर जीरो विंग अब पीछे हटता है तो न सिर्फ गिल्ड कमजोर नजर आएगा बल्कि इसके खिलाड़ियों का इत्तेहाद भी पारा पारा हो जाएगा। डार्क नाइट सिटी, स्टार लिंक की रहाइशगाह। डॉन वेब ने लो जीनगलो से पूछा, गिल्ड लीडर, हर कोई जीरो विंग के ऐलान जंग पर बहस कर रहा है। क्या हमें गिल्ड के खिलाफ मजीद इक़दामात करने चाहिए? लो जीनगलो ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अवाम को मतला कर दो कि जो कोई भी जीरो विंग को सल्तनत का मखसूस खाम माल फरोख्त करने की हिम्मत करेगा वो डार्क नाइट सिटी के ऑक्शन हाउस में कदम रखने की हर उम्मीद छोड़ दे। इसने बात जारी रखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग इस खेल को कैसे आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। समझ गया। डॉन वेब ने फौरन सर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। डार्क नाइट सिटी का कारोबारी जिला सरगर्मियों से भरपूर था और रात गए के बावजूद सड़कों पर खिलाड़ियों का हुजूम था। डार्क नाइट एम्पायर के दारुल हुकूमत के तौर पर मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें और गिल्ड्स के अरकान यहां जमा थे। एक सरसरी नजर डालने पर लेवल 66 के माहिर खिलाड़ी आसानी से मिल सकते थे और लेवल 60 के फाइन गोल्ड आलात में मलबूस काफी माहिरीन मौजूद थे। ये मंजर किसी आम एनपीसी शहर में देखना नामुमकिन था। ताहम सल्तनत की मुख्तलिफ ताकतों ने अपने अरकान को डार्क नाइट सिटी में इसलिए तैनात नहीं किया था कि यह सल्तनत का दारुल हुकूमत था, बल्कि इसलिए कि यह डार्क नाइट एम्पायर के ताजिर खिलाड़ियों का मरकज था। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि शहर में सल्तनत के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा वसाइल मौजूद हों। अगर डार्क नाइट एम्पायर के पास पेश करने के लिए कुछ अच्छा था तो वो डार्क नाइट सिटी में पाया जा सकता था। वो अशिया जो दूसरे एनपीसी शहरों में मलना तकरीबन नामुमकिन थी, यहाँ आम थी और उनमें से ज्यादातर अशिया डार्क नाइट सिटी के ऑक्शन हाउस के जरिए आती थी। बहुत से खिलाड़ी रातों रात मशहूर या अमीर हो गए थे क्योंकि उन्हें शहर के ऑक्शन हाउस में उनकी असल कीमत से बहुत कम कीमत पर फरोख्त होने वाले खजाने मिल गए थे। जीरो विंग पर स्टार लिंक की पाबंदी की वजह से कोई भी कारोबारी जिला में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की दुकान पर जाने की जल्दी में नहीं था। बहुत कम खिलाड़ी दुकान में दाखिल होने के लिए तैयार थे क्योंकि हर कोई शहर के ऑक्शन हाउस से पाबंदी लगने से डरता था। दरी असना, मिलनकुलुक इस्माइल और यूलान कैंडल लाइट की खाली दुकान में खड़ी दंग रह गईं। वो खाम माल 30% ज्यादा कीमत पर खरीद रही थीं और आम इस्तेमाल की अशिया मार्केट वैल्यू से 30% कम पर फरोख्त कर रही थीं। फिर भी उनके ऐलान के 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद सल्तनत में कैंडल लाइट की दुकानों पर सिर्फ चंद खिलाड़ियों ने दौरा किया था। फिक्रमंद होकर मिलनकुलुक इस्माइल ने सैफ अली से राब्ता किया और पूछा, गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? स्टार लिंक की पाबंदी की वजह से जो खिलाड़ी यहाँ कैंडल लाइट आते हैं वो सिर्फ हमारी कम कीमत वाली अशिया खरीदते हैं। हम पैसे खो रहे हैं और कुछ हासिल नहीं कर रहे। हम इस शरह से स्टार लिंक की मईशत को मुतासिर नहीं कर पाएंगे। सैफ अली हंसा, स्टार लिंक ने हम पर पाबंदी लगा दी है? वो कितना तेज निकला? मिलनकुलुक इस्माइल ने बेजारी से पूछा, गिल्ड लीडर, हम यहाँ पैसे खो रहे हैं फिर भी आप हंस सकते हैं। सैफ अली ने कहा, अब जबकि स्टार लिंक ने हम पर पाबंदी लगा दी है हम कार्रवाई कर सकते हैं। एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस और स्टेमिना जेम स्टोन्स को सामने लाओ। कोई भी खिलाड़ी जो एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस खरीदना चाहता है वो सल्तनत के मखसूस खाम माल के बदले ऐसा कर सकता है। स्टेमिना जेम स्टोन्स की नीलामी करो, लेकिन सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए जो हमें 1 गोल्ड का मखसूस खाम माल फरोख्त करें। उम्मीद है कि स्टार लिंक अपनी बात पर कायम रहेगा और पाबंदी पर अमल करेगा। मिलनकुलुक इस्माइल ने कहा, मैं ये कर दूंगी। उसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। चैप्टर 2108 डार्क नाइट एम्पायर लरज उठी। अगरचे मिलनकुलुक इस्माइल कोई जंगजू खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन वो एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस और स्टेमिना जेम स्टोन की अहमियत को बखूबी समझती थी। जीरो विंग की एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस के तबादले की कीमतें हर रोज बढ़ रही थीं और अब गिल्ड के बुनियादी इलियट अरकान भी पोशनस खरीदने के अहल नहीं रहे थे। एग्जोटिक स्टेमिना पोशनस सिर्फ इन लोगों के लिए दस्तयाब थे जो तवील अरसे से गिल्ड के रुकन थे, गिल्ड में नुमाया ताउन किया था और एडवांस्ड इलियट मेंबर्स थे। मजीद बरा
एडवांस्ड इलियट मेंबर्स हर 3 दिन में 1 बोतल तक महदूद थे। इसके बावजूद गिल्ड की रोजाना की सप्लाई उसके स्टॉक को बरकरार रखने के लिए काफी नहीं थी। ये वाज़ेह था कि जंगजू खिलाड़ियों के लिए एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस कितने अहम थे। ताहम मिल्लकुलुक इस्माइल को ये सूरत-ए-हाल गैर माकूल नहीं लगी। मौजूदा खिलाड़ी अब रियासतों और सल्तनतों की सरहदों के अंदर ग्राइंडिंग से आगे बढ़ चुके थे। ज्यादातर खिलाड़ी जैसे ही काफी ऊंचे लेवल पर पहुंचते, न्यूट्रल मैप्स की तरफ भागते। न्यूट्रल मैप्स न सिर्फ ज्यादा मौके फराहम करते थे, बल्कि इन नक्शों में लीवलिंग भी दूसरे मुतबादिल के मुकाबले में तेज साबित होती थी। ये गार्ड्स डोमेन के तवाजुन का एक हिस्सा था। अगर खिलाड़ी महफूज इलाकों में तरक्की करते तो वो ज्यादा नहीं कमा पाते, लेकिन अगर वो खतरा मोल लेते तो वो ज्यादा इनामात हासिल कर सकते थे। एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस एक बड़ी वजह थी कि जीरो विंग के अरकान इतनी जल्दी लेवल 50 तक पहुंच गए थे। स्टेमिना जेम स्टोन्स इससे भी ज्यादा मुतासिर कुन थे। अगरचे वो एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस की तरह ताकतवर नहीं थे, लेकिन वो दायमी थे। मजीद बड़ा जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल पर पहुंचेंगे, स्टेमिना जेम स्टोन मजीद मुअस्सर होता जाएगा। खिलाड़ी इन जेम स्टोन्स को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और वो एक ऐसा खजाना थे जो मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को उनके हरीफों पर नुमायां बरतरी दे सकते थे। मिल्लकुलुक इस्माइल ने फौरी तौर पर एक मातहत को एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस के लिए एक नया काउंटर लगाने का हुक्म दिया। उसने काउंटर के पास एक छोटा कैबिनेट भी लगाया ताकि स्टेमिना जेम स्टोन्स और नीलामी में उनके लिए बोली लगाने की जरूरी अहलियत की नुमाइश की जा सके। जैसे ही दुकान में ये नई चीजें नमूदार हुईं, उन्होंने वहां मौजूद चंद खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। जल्दी देखो, वहां एक नया काउंटर है, कोई नई प्रोडक्ट। दुकान में मौजूद आजाद खिलाड़ी डार्क नाइट एम्पायर से नहीं थे। वो सिर्फ अशिया खरीदने और बेचने के लिए डार्क नाइट सिटी आए थे, लिहाजा उन्हें स्टार लिंक की पाबंदी की खास परवाह नहीं थी। उनके ऑपरेशंस का मरकज सल्तनत में नहीं था, और अगर वो डार्क नाइट सिटी के ऑक्शन हाउस से अशिया नहीं खरीद सकते थे तो वो महज किसी दूसरी सल्तनत के ऑक्शन हाउस जा सकते थे। चूंकि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म मार्केट की कीमत से कम पर अशिया फरोख्त कर रही थी, इसलिए वो मुनाफा कमाने का ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। तो क्या हुआ अगर जीरो विंग कोई नई प्रोडक्ट निकाल रहा है? जीरो विंग खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है अगर वो सोचता है कि वो डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक को शिकस्त दे सकता है। स्टार लिंक के एक इससन ने, जो एक आजाद खिलाड़ी के भेस में था, नए काउंटर की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा। जहां तक इसका ताल्लुक था, कैंडल लाइट पर नजर रखने के इसके आला अफसरान के अहकामात गैर जरूरी थे। अगर डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों में मौजूदा हिम्मत से 10 गुना ज्यादा हिम्मत होती, तब भी वो थोड़े से मुनाफा के लिए स्टार लिंक को नाराज करने की जुर्रत न करते। आजाद खिलाड़ियों पर भरोसा करके सल्तनत की मार्केट में स्टार लिंक के असर व रसूख का मुकाबला करने की कोशिश करना महज एक ख्वाब था। डार्क नाइट एम्पायर के बहुत से कीमती खाम माल सिर्फ एक खास हद तक ताकत के साथ हासिल किए जा सकते थे, और आमतौर पर सिर्फ मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें और गिल्ड्स ही इतने ताकतवर थे। लेकिन जैसे ही स्टार लिंक इस असन के जहन में ऐसे ख्यालात आए, किसी की आवाज उसके कानों तक पहुंची। वो खुदाया, एक्जोटिक स्टेमिना पोशन। ये दुकान वाकई एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस बेच रही है। इन चंद अल्फाज के साथ ही पहली मंजिल के हाल में खामोशी छा गई। तकरीबन हर गाहक एक ही वक्त में काउंटर की तरफ मुड़ा, उनकी आंखों में जुनून की झलक थी। वो फौरन काउंटर की तरफ लपके। 10 सेकंड से भी कम वक्त में दुकान के अंदर मौजूद हर गाहक एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस के काउंटर के गिर्द जमा हो गया। ये वाकई एक्जोटिक स्टेमिना पोशन है। सच में जीरो विंग वाकई उसे यहां बेच रहा है। लानत है, आप उसे सिर्फ डार्क नाइट एम्पायर के मखसूस खाम माल के बदले खरीद सकते हैं। पोशंस देखकर आजाद खिलाड़ियों की सांसें फूलने लगीं। बास, मुझे 10 बोतलें दें। मुझे 20 चाहिए। बास, मुझे वो तमाम एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस चाहिए जो आपके पास है। सदमे के एक मुख्तसर लम्हे के बाद दुकान में मौजूद कई सौ आजाद खिलाड़ियों ने एक्जोटिक स्टेमिना पोशंस के लिए दीवानावार ऑर्डर देना शुरू कर दिए। अगर सिस्टम के कवानीन ने काउंटर की हिफाजत न की होती तो वो मुमकिना तौर पर उसे तोड़ने और अंदर मौजूद पोशंस चुराने की कोशिश करते। दरी असना मिल्लकुलुक इस्माइल, जो दूसरी मंजिल से देख रही थीं, हक्का बका रह गईं। जब कैंडल लाइट ने स्टार मून किंगडम में ये पोशन फरोख्त किया था तो किंगडम के खिलाड़ी महज हैरान हुए थे।
किसी ने कभी उन आजाद खिलाड़ियों जैसा रद्द अमल नहीं दिया था। वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो जिसके लिए वो जान भी ले सकते हैं। ताहम अगर सैफ अली ये देखता तो वो ज्यादा हैरान न होता। सल्तनतों में न सिर्फ रियासतों के मुकाबले में ज्यादा वसाइल थे, बल्कि उनका मुकाबला भी कहीं ज्यादा शदीद था। रियासतों के खिलाड़ी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि एक सल्तनत में मुकाबला कितना सख्त होता है। मजीद बरा ऐसी अशिया जो खिलाड़ियों के स्टेमिना की बहाली में इजाफा कर सकें गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थीं। आमतौर पर आजाद खिलाड़ियों की ऐसी अशिया तक रसाई नहीं होती थी। जब दुकान में मौजूद खिलाड़ी एक्जोटिक स्टेमिना पोशनस पर शोर मचा रहे थे, कुछ लोगों ने काउंटर के साथ वाली कैबिनेट को देखा। एक बार फिर उन्होंने अपनी हैरत का इजहार किया। स्टेमिना जेमस्टोन? गार्ड्स डोमेन में वाकई ऐसी चीज मौजूद है। अगर मैं इनमें से 3 या 4 जेमस्टोन्स से लैस हो जाऊं तो मुझे मुस्तकबिल में गार्ड्स डोमेन के नक्शों में जिंदा रहने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा। चाहे मैं दिवालिया हो जाऊं, मुझे ये स्टेमिना जेमस्टोन्स हासिल करने होंगे। हर कोई कैबिनेट में मौजूद शफाफ स्टेमिना जेमस्टोन्स को खूनखार नजरों से घोर रहा था। कुदरती तौर पर इन खिलाड़ियों ने शिरकत की अहलियत और नीलामी की कम अज कम 100 गोल्ड की बोली पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने फौरी तौर पर अपने दोस्तों से राब्ता किया ताकि जरूरी फंड्स उधार ले सके। एक्जोटिक स्टेमिना पोशनस बहुत अहम हो सकते हैं, लेकिन स्टेमिना जेमस्टोन के मुकाबले में पोशनस की कोई हैसियत नहीं थी। स्टेमिना जेमस्टोन्स के साथ खिलाड़ी न्यूट्रल मैप्स को अपने घर के आंगन की तरह समझ सकते थे और दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा मौके तलाश कर सकते थे। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के एक्जोटिक स्टेमिना पोशनस की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये न सिर्फ तकरीबन फौरी तौर पर डार्क नाइट सिटी के हर कोने तक पहुंची, बल्कि खिलाड़ियों ने सल्तनत के ऑफिशियल फोरम्स पर भी जेमस्टोन्स के बारे में बहस शुरू कर दी। क्या जीरो विंग पागल हो गया है? वो वाकई ऐसा खजाना बेच रहा है? ऐसा लगता है कि जीरो विंग वाकई स्टार लिंक के साथ जंग करना चाहता है। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम इस जंग से फायदा उठा सकते हैं। जब तक हमारे पास काफी स्टेमिना जेमस्टोन्स हैं, न्यूट्रल मैप्स को तलाश करना कोई मसला नहीं होगा। एक लम्हे के लिए स्टेमिना जेमस्टोन्स की आमद ने डार्क नाइट एम्पायर में कोहराम मचा दिया। मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों ने खास तौर पर अपने अरकान को डार्क नाइट सिटी में कैंडल लाइट की दुकान पर भेजा ताकि अपने अरकान के लिए जेमस्टोन्स का स्टॉक खरीद सकें। दूसरे खिलाड़ी शहर के ऑक्शन हाउस से पाबंदी लगने से डर सकते थे, लेकिन इन जैसी एडवेंचर टीमें नहीं डरती थीं। आखिरकार वो महज दूसरे ऑक्शन हाउसेस जा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें खरीदारी के लिए दूसरी सल्तनत जाना पड़ सकता था। ताहम एक बार जब उनके पास स्टेमिना जेमस्टोन्स आ जाएंगे तो उन्हें न्यूट्रल मैप्स को तलाश करते वक्त दूसरी ताकतों पर बरतरी हासिल हो जाएगी। वो महज ऐसा नायाब मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। डार्क नाइट एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने भी खुफिया तौर पर अपने अरकान को कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म भेजा। ये उनके लिए भी इतना ही बड़ा मौका था जितना कि मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों के लिए। स्टार लिंक भी उन्हें स्टेमिना जेमस्टोन्स खरीदने से बाज नहीं रख सका। अगर वो अपने अरकान को आजाद खिलाड़ियों के भेस में भेजते तो स्टार लिंक के लिए उनके इक़दामात का पता लगाना मुश्किल हो जाता। आवाम को स्टेमिना जेमस्टोन्स के बारे में पता चलने के 1 घंटे से भी कम वक्त में खिलाड़ियों ने डार्क नाइट सिटी में कैंडल लाइट की पहले से वीरान दुकान में हुजूम लगा दिया। उस वक्त ये शहर के ऑक्शन हाउस से भी ज्यादा पुरहुजूम थी। मजीद बरा कैंडल लाइट की नीलामी की शराइत की वजह से डार्क नाइट सिटी में सल्तनत के मखसूस खाम माल की कीमतें पिछले 1 घंटे में दुगनी हो गई थी। इसके बावजूद मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स एडवेंचर टीमों में से किसी ने भी फौरी मुनाफा के लिए अपना खाम माल बेचने के इस मौका से फायदा उठाने का नहीं सोचा। एक वक्त के लिए डार्क नाइट सिटी की मार्केट में अफरा तफरी मच गई। आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम को, जो न्यूट्रल मैप्स की तलाश में मसरूफ थे, जीरो विंग के स्टेमिना जेमस्टोन्स की खबर मिली। चैप्टर 2109 डार्क नाइट एम्पायर में तब्दीलियां। स्टार मून किंगडम व्हाइट रिवर सिटी के कारोबारी जिला में एक एडवांस्ड बार की 3 मंजिलें किराए पर ली गई थीं, लेकिन एनपीसी के अलावा पहली 2 मंजिलें लोगों से खाली थीं। खिलाड़ी सिर्फ टॉप फ्लोर के वीआईपी रूम में मौजूद थे। कमरे में मौजूद कई खिलाड़ी लेवल 65 इससे ऊपर के थे और उन्होंने आला दर्जे के लेवल 60 के आलात पहन रखे थे। उनका लीडर नीले लिबास में मलबूस एक मुअम्मर शख्स था जो खिड़की से बाहर देख रहा था और खुशहाल नजारे की तारीफ कर रहा था।
अचानक सिया लिबास में मलबूस एक लेवल 66 का अससन कमरे में दाखिल हुआ, बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, एल्डर तारिक, हमें अभी खबर मिली है कि कैंडल लाइट ने डार्क नाइट एम्पायर में बड़ी मिकदार में एग्जोटिक स्टेमिना पोशंस फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। ट्रेडिंग फर्म ने स्टेमिना जेमस्टोन नामी कोई चीज भी फरोख्त करना शुरू कर दी है। हर स्टेमिना जेमस्टोन खिलाड़ियों के स्टेमिना की बहाली की शरह में 7% इजाफा कर सकता है। कैंडल लाइट सिर्फ डार्क नाइट एम्पायर के मखसूस खाम माल को अदायगी के तौर पर कबूल कर रही है, जिससे न सिर्फ इन मवाद की कीमतें दुगनी हो गई हैं, बल्कि मुख्तलिफ ताकतों ने अपने पास मौजूद स्टॉक को फरोख्त करना भी बंद कर दिया है। स्टेमिना जेमस्टोन नीले लिबास वाले बुजुर्ग ये सुनकर हैरान रह गए। वो कितने फरोख्त कर रहे हैं? इस असन ने जवाब दिया, हमारी तहकीकात की बुनियाद पर कैंडल लाइट ने डार्क नाइट सिटी में फरोख्त करने के लिए 60 स्टेमिना जेमस्टोन्स तैयार किए हैं। 60? कितनी फयाजी है? बुजुर्ग ने इस असन के जवाब पर अपनी हैरत का इजहार किया। क्या जीरो विंग पागल हो गया है? जो खिलाड़ी न्यूट्रल मैप्स में कसरत से जाते थे वो समझते थे कि स्टेमिना जेमस्टोन्स जैसी अशिया कितनी कीमती है। मजीद बरा, एक खिलाड़ी जितने ज्यादा स्टेमिना जेमस्टोन्स से लैस होगा वो इतने ही ज्यादा कीमती होते जाएंगे। 60 स्टेमिना जेमस्टोन्स के साथ कोई भी 20 रुकनी टीम तैयार कर सकता है जो स्टेमिना बहाल करने के लिए शहर वापस आए बगैर न्यूट्रल मैप में काम करने के काबिल होगी। ऐसी टीम से हासिल होने वाला मुनाफा खौफनाक होगा, खास तौर पर जब एक नया न्यूट्रल मैप तलाश किया जा रहा हो। अगर जीरो विंग ऐसी टीम मुनज़्ज़म करता तो उसे अपने मुकाबले पर जबरदस्त बरतरी हासिल होती। फिर भी जीरो विंग ने खुशी से स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त कर दिए और इस तरह के एक हैरत अंगेज मौका की कुर्बानी दे दी। सिर्फ एक दीवाना ही ऐसा काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि हम अब भी जीरो विंग को कम समझ रहे हैं। स्टार लिंक को गिल्ड को अपनी मईशत को मुतासिर करने से रोकने में मुश्किल पेश आएगी। जरूरी खाम माल फौरी तौर पर तैयार करें। हम डार्क नाइट सिटी जा रहे हैं, नीले लिबास वाले बुजुर्ग ने अपनी नशिस्त से उठते हुए हुक्म दिया। वो गार्ड्स डोमेन के हर दूसरे शख्स की तरह सोच रहा था कि जीरो विंग डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक को चैलेंज करके महज खुद को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता था कि हर किसी ने गिल्ड के अज़्म और ताकत को कम समझा था। गालिबन किसी ने नहीं सोचा था कि जीरो विंग ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार और काबिल है। डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने स्टार लिंक के एहतराम में एक कदम पीछे हटा लिया था, लेकिन अब जबकि उनका मुस्तकबल दांव पर लगा हुआ था, कोई भी स्टार लिंक की तंबीहात पर तवज्जो नहीं देगा। स्टेमिना जेमस्टोन्स की कशिश के साथ सल्तनत के मखसूस खाम माल की कीमतें फलक बोस बुलंदियों तक पहुंच जाएंगी। आम नायाब खाम माल के बरक्स मखसूस खाम माल किसी खास मुल्क के लिए मुनफरिद होते थे। स्टार लिंक डार्क नाइट एम्पायर के मखसूस खाम माल को स्टार लिंक ट्रेडिंग फर्म की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करता था ताकि दूसरी रियासतों और सल्तनतों की ट्रेडिंग फर्मों के साथ मुकाबला कर सके। अगर डार्क नाइट एम्पायर के मखसूस खाम माल की कीमतें मुज़हका खेज हद तक पहुंच गईं या सप्लाई मुनक़ते हो गई तो स्टार लिंक का मुनाफा गिर जाएगा। आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपनी ट्रेडिंग फर्मों और वसी राबतों पर अपनी आमदनी के अहम ज़राए के तौर पर इन्हिसार करती थीं और स्टार लिंक के लिए ये एक बुनियाद के तौर पर सल्तनत के मखसूस खाम माल पर इन्हिसार करते थे। इस बुनियाद के बगैर स्टार लिंक को अपनी ट्रेडिंग फर्म के जरिए पैसा कमाने में दुश्वारी होगी। दरीं असना स्टार लिंक की डार्क नाइट सिटी रहाइशगाह में गिल्ड लीडर के दफ्तर में, जिस पर लो जीनग लो काबिज था, मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। कमरे में मौजूद गिल्ड के आला हुक्काम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहने की हिम्मत नहीं की। एक मुख्तसर घंटे में स्टार लिंक 10,000 से ज्यादा मखसूस खाम माल खरीदने के काबिल होने से सिर्फ चंद सौ तक रह गया था। मजीद बरा वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद गिरती रही। इस सूरत हाल ने न सिर्फ स्टार लिंक की मखसूस मसनूआत तैयार करने की सलाहियत को शदीद मुतासिर किया था, बल्कि इसने पैदावारी लागत में भी जबरदस्त इजाफा कर दिया था। बिलाखिर स्टार लिंक के पास कवायस के लिए 3 अहम आमदनी के जराए थे। पहला जरिया गिल्ड की ट्रेडिंग फर्म थी, दूसरा उसकी मनी फार्मिंग टीमें और गिल्ड के अरकान गिल्ड कोर्स मुकम्मल कर रहे थे, तीसरा जरिया गिल्ड के टाउन से आता था। अगरचे स्टार लिंक के पास अब चौथे जरिया के तौर पर एनपीसी ऑक्शन हाउसेस थे, लेकिन इसने अभी इन ऑक्शन हाउसेस का कंट्रोल संभाला था और इससे पहले कि गिल्ड इस जरिए से नुमाया मुनाफा कमाए अभी कुछ वक्त बाकी था। जीरो विंग की मुदाखलत की वजह से आमदनी में मामूली कमी काबिल बर्दाश्त होती, लेकिन इसका असर मामूली नहीं था। इस वक्त स्टार लिंक ट्रेडिंग फर्म मामूल से 20% कम मुनाफा कमा रही थी,
और वो फीसद मुसलसल बढ़ रहा था। ये मुश्किल सूरत-ए-हाल गिल्ड की तरक्की को शदीद मुतासिर करेगी। मामले को मजीद खराब करने के लिए ये इस वक्त हो रहा था जब स्टार लिंक को अपने गिल्ड टाउन्स को नई जगहों पर मुंतकिल करने की जरूरत थी। गिल्ड टाउन को मुंतकिल करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है और मुनाफा में कमी का मतलब ये था कि स्टार लिंक को इस इक़दाम में ताखीर करनी पड़ेगी। 0 विंग लो जीनग लो के तासुरात उस वक्त बिगड़ गए जब उसने अपने हाथों में मौजूद रिपोर्ट पढ़ी। फिर वो डान वेब की तरफ मुड़ा और धाड़ा, हमारे मातहतों को मतला करो कि स्टार मून किंगडम के मखसूस खाम माल की खरीदारी की कीमत में फौरी इजाफा करें। डान वेब ने पूछा, हम उसे कितना बढ़ाएंगे गिल्ड लीडर? लो जीनग लो ने कहा, इसे 50% तक बढ़ा दो। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कौन सबसे ज्यादा देर तक टिकता है। डान वेब ने पूछा, स्टेमिना जेम स्टोन्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर दूसरी ताकतों ने उन्हें हासिल कर लिया तो उनके लिए डार्क नाइट एम्पायर के गिर्द न्यूट्रल मैप्स को तलाश करना बहुत आसान हो जाएगा। लो जीनग लो ने हिकारत से कहा, हमारे पास ज्यादा खाम माल नहीं बचा है, उन ताकतों को वो हासिल करने दो। किसी भी सूरत में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास फरोख्त के लिए सिर्फ 60 स्टेमिना जेम स्टोन्स हैं। यहां तक कि अगर कोई ताकत तमाम 60 खरीद लेती है तब भी इसके पास सिर्फ 20 रुकनी टीम को लेस करने के लिए काफी होंगे। ये सल्तनत के पावर स्ट्रक्चर को बिगाड़ने के लिए काफी नहीं होगा। उसने मजीद कहा, इसके अलावा 0 विंग डार्क नाइट सिटी में कब तक खेलने की सकत रख सकता है? अपनी तवज्जो स्टार मून किंगडम पर मरकूज करो। अब जबकि 0 विंग सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राब्ते खो चुका है, वो सिर्फ अपनी ही किंगडम में अक्कड़ सकता है। डार्क नाइट एम्पायर के पड़ोस में 10 से ज्यादा न्यूट्रल मैप्स थे जो मौजूदा खिलाड़ियों के लिए मौजूद थे। चाहे 20 रुकनी टीम कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक न्यूट्रल मैप तलाश कर सकती थी। टीम के पास दूसरे न्यूट्रल मैप्स को तलाश करने का वक्त नहीं होगा। स्टार लिंक की तलाशी टीमों को मुतासिर करना तो दूर की बात है। इसके बरक्स, जैसे ही स्टार लिंक ने स्टार मून किंगडम की मखसूस मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं, 0 विंग के ऑपरेशन के अखराजात बढ़ जाएंगे और उसके मुनाफा के मार्जिन को नुकसान पहुंचेगा। यहां तक कि अगर 0 विंग के पास व्हाइट रिवर सिटी का ऑक्शन हाउस था, इसकी तरक्की रुक जाएगी। जैसे जैसे मुख्तलिफ बड़ी ताकतें न्यूट्रल मैप्स में तरक्की करती रहेंगी, जमूद आखिरकार 0 विंग को गॉड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। डान वेब ने सर हिलाया, समझ गया। दरीं असना, डार्क नाइट सिटी में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की दुकान पर रौनक थी क्योंकि सल्तनत की अमली तौर पर हर ताकत इसकी मसनूआत देखने के लिए जमा थी। यहां तक कि दूसरी रियासतों और सल्तनतों की ताकतों के नुमाइंदे भी सामान का मुआयना करने आए थे। दुकान में मौजूद हर खिलाड़ी ने स्टेमिना जेम स्टोन की आने वाली नीलामी के लिए अहल होने के लिए एक गोल्ड के मखसूस खाम माल का तबादला किया था। इनमें से किसी ने भी स्टार लिंक की धमकी की परवाह नहीं की। जब तक स्टार लिंक ये नहीं चाहता था कि डार्क नाइट सिटी का ऑक्शन हाउस बंद हो जाए, वो कैंडल लाइट के साथ कारोबार करने वाले हर शख्स पर पाबंदी लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। ख्वातीन व हजरात, स्टेमिना जेम स्टोन्स 3 के सीट में फरोख्त किए जाएंगे। बोलियां 300 गोल्ड के मखसूस खाम माल से शुरू होंगी। हर इजाफे की रकम 10 गोल्ड से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हर कोई मुत्तफिक है तो नीलामी शुरू की जाए। यूलान के ऐलान के साथ ही पहली मंजिल के हाल में मौजूद हर शख्स बेचैन हो गया। 400 गोल्ड, 450 गोल्ड, 600 गोल्ड। एक के बाद एक बड़ी ताकत ने फलक बोस बोलियां लगाईं, लेकिन दिन के इख्तिताम पर उनमें से कोई भी इन सुपर पावर्स का मुकाबला न कर सका जिन्होंने नीलामी में खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। स्टेमिना जेम स्टोन्स का पहला सेट 1250 गोल्ड में फरोख्त हुआ, जिसकी वजह से हिस्सा लेने वाले बहुत से गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों ने मायूसी के साथ भरी। इतनी रकम के साथ वो एक खिलाड़ी को मुकम्मल तौर पर आला दर्जे के आलात से लैस कर सकते थे। ताहम इन खिलाड़ियों में से किसी को भी कीमत गैर माकूल नहीं लगी। 3 स्टेमिना जेम स्टोन्स एक माहिर को न्यूट्रल मैप्स में आजादाना घूमने के काबिल बना सकते थे। अगर किसी सुपर पावर के आला माहिरीन को यह आज़ादी मिल जाए तो वो उन मौके के जरिए स्टेमिना जेम स्टोन्स की कीमत आसानी से वापस कमा सकते थे जो उन्हें मिलेंगे। ये यकीनी तौर पर एक फायदामंद सौदा था। अगर बोली की करेंसी सिर्फ मखसूस खाम माल तक महदूद न होती तो कीमत गालिबन मजीद ऊपर जाती। मुख्तलिफ सुपर पावर्स नीलामी में स्टेमिना जेम स्टोन्स जीतती रहे। आखिर में 20 सीटों ने 0 विंग के लिए तकरीबन 27,000 गोल्ड का मखसूस खाम माल इकट्ठा किया था, जिसने सैफ अली की तवक्कुआत को भी पीछे छोड़ दिया था।
जीरो विंग ने इस नीलामी के जरिए खाम माल का काफी जखीरा कमा लिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी कामयाबी यहीं खत्म हो जाती है। मो चैंग, जिसने हुजूम के दरमियान सिया लिबादा पहन रखा था, स्टेमिना जेमस्टोन्स का स्टॉक खत्म होते देखकर थोड़ा मायूस हुआ। अगरचे जीरो विंग ने स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त करके स्टार लिंक के ऑपरेशंस को वाकई मुतासिर किया था, लेकिन यह मंसूबा तवील मुद्दत के लिए काबिल अमल नहीं था। नीलामी खत्म होने के बाद डार्क नाइट सिटी मामूल पर आ जाएगा, जबकि जीरो विंग ने सिर्फ मखसूस खाम माल हासिल किया था। कुदरती तौर पर मो चैंग अकेले नहीं थे जिनके ऐसे ख्यालात थे। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी यही सोचा था। ताहम जैसे ही हुजूम जाने वाला था, मिलनकुलुक इस्माइल हाल के बीच में आ गई। मास्टर फॉर्जर का निशान जो उन्होंने पहन रखा था और उनके पुरवकार हाले ने बहुत से खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी सिर्फ चंद लाइफ स्टाइल मास्टर्स थे, मास्टर फॉर्जर्स तो दूर की बात। आज स्टेमिना जेमस्टोन्स की नीलामी खत्म हो गई है। अगली नीलामी कल इसी वक्त होगी। जो गाहक आज जेमस्टोन्स जीतने में नाकाम रहे वो कल हमसे मिल सकते हैं, मिलनकुलुक इस्माइल ने ऐलान किया। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का कोई भी रुकन जो इस शहर की दुकान में 3 गोल्ड से ज्यादा खर्च करेगा, वो अपने लेन देन के दिन लकी ड्रा का अहल होगा। हम हर 4 घंटे बाद एक फाते का इंतखाब करेंगे जो 200 गोल्ड में एक स्टेमिना जेमस्टोन खरीद सकेगा। जैसे ही मिलनकुलुक इस्माइल ने बात खत्म की, हाल में खामोशी छा गई। एक मुख्तसर लम्हे के बाद बहुत से खिलाड़ी बोल पड़े, क्या यह मजाक है? जीरो विंग के पास मजीद स्टेमिना जेमस्टोन्स हैं। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी मिलनकुलुक इस्माइल को सदमे से घूरा। आजाद खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया करना। एल्डर तारिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? उनके पुरसुकून चेहरे पर हैरत के रंग नुमायां थे। 60 स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त करना पहले ही हैरत अंगेज था, फिर भी इसके अंदाज से ऐसा लगता था कि जीरो विंग काफी अरसे तक जेमस्टोन्स फरोख्त करने का इरादा रखता। अगरचे वो नहीं जानते थे कि जीरो विंग इस कारोबार को कब तक बरकरार रख सकता है, लेकिन हर इजाफी दिन डार्क नाइट सिटी को मुतासिर करेगा। मजीद बरा शहर पर पड़ने वाला असर हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाएगा। हर नीलामी एक और 20 रुकनी टीम के बराबर थी जो अपने स्टेमिना की फिक्र किए बगैर न्यूट्रल मैप्स को तलाश कर सकती थी। अगर जीरो विंग ने इन नीलामियों को 5 या 6 दिनों तक बरकरार रखा तो उससे सल्तनत के पड़ोसी न्यूट्रल मैप्स में पावर स्ट्रक्चर बदलने का इम्कान है। अगर ऐसा हुआ तो डार्क नाइट एम्पायर को गालिबन एक नया हुक्मरान मिल जाएगा। चैप्टर 2110 सूरत हाल बदल गई। ये खबर के कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म तवील मुद्दत के लिए स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त करेगी, डार्क नाइट एम्पायर में जंगल की आग की तरह फैल गए। छोटे गिल्ड्स और एडवेंचर टीमें जिन्होंने स्टेमिना जेमस्टोन्स हासिल करने की कोई उम्मीद जाहिर नहीं की थी, बेचैन होने लगे। कैंडल लाइट तवील मुद्दत के लिए स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त कर रही है। ये दिलचस्प है। आखिरकार हमारे मजबूत होने का मौका आ गया है। अगरचे 60 स्टेमिना जेमस्टोन्स पुरकशिश थे, लेकिन वो सब के लिए काफी नहीं थे। डार्क नाइट एम्पायर में पहले ही 3 सुपर पावर्स थीं, फर्स्ट रेट गिल्ड्स और टॉप एडवेंचर टीमों का तो जिक्र ही किया करना। वहां खुफिया तारीख कुव्वतें भी थीं। छोटे गिल्ड्स और कम दर्जे की एडवेंचर टीमों के पास स्टेमिना जेमस्टोन्स हासिल करने का कोई मौका नहीं था, और अगर वो बोली जीत भी जाते तो वो सिर्फ 3 जेमस्टोन्स के साथ किया हासिल कर सकते थे। ताहम कैंडल लाइट के हालिया इंकिशाफ ने सूरत हाल बदल दी थी। अगर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म वाकई तवील मुद्दत के लिए स्टेमिना जेमस्टोन्स फरोख्त करती है तो उनके पास अपने लिए अच्छी खासी तादाद में खरीदने का मौका होगा। कैंडल लाइट सिर्फ डार्क नाइट एम्पायर के मखसूस खाम माल को करेंसी के तौर पर कबूल कर रही थी, और अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास उन मवाद का बड़ा जखीरा था, लेकिन इसकी एक हद। जब तक ये छोटी ताकतें कुछ वक्त के लिए अपना खाम माल बचा कर रखेंगी, वो यकीनी तौर पर वक़्ताया फ़ौक़ताया 1 या 2 बोलियां जीत सकती हैं। एक बार जब उनके पास काफी जेमस्टोन्स हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल मैप्स में उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त के लिए डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ ताकतों ने अपने अरकान को ज्यादा से ज्यादा मखसूस खाम माल जमा करने का हुक्म दिया और उन अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। उन्हें खाम माल बेचने के बजाय स्टेमिना जेमस्टोन्स पर खर्च करने और न्यूट्रल मैप्स को तलाश करने से ज्यादा फायदा होगा। मजीद बरा, अगर उन्होंने जल्द स्टेमिना जेमस्टोन्स हासिल न किए तो दूसरी ताकतें उनकी तरक्की से आगे निकल जाएंगी। दरीं असना सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की बेदखली की वजह से
दोनों के दरमियान तमाम साबिता मुआहदे कालअदम हो गए थे। नतीजे के तौर पर चैम्बर ने इन अफरादी कुव्वत और अशिया को वापस लेना शुरू कर दिया जो उसने स्टार मून किंगडम में जीरो विंग सिटी के लिए मुख्तस की थी। जब युआन ताइशिन अपने मातहतों के दफ्तर से बाहर निकलने का इंतजाम कर रहे थे, एक बहादुर खातून खूबसूरत मुकद्दस ज़रा में मलबूस उनके पास आई। जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुई, उसने सब की नजरें अपनी जानिब मबजूल कर लीं, बहुत से मर्दों को मसहूर कर दिया। जैसा कि गॉडेस पर्पल जेड से तवक्को थी, वो पहले ही लेवल 66 पर है। वो गालिबन किसी भी सल्तनत की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 20 में शामिल हो सकती है। मैंने सुना है कि 2 दिन पहले इसकी टीम ने एक एपिक टीम क्विस्ट मुकम्मल किया और लेवल 60 के मीथक रैंक वाले आयरन बिल्ड ड्रैगन को हलाक करके ड्रैगन बिल्ड सॉर्ड हासिल की। वो तलवार बहुत जबरदस्त है। इसे गार्ड्स डोमेन के टॉप 3 एपिक हथियारों में से एक समझा जाता है। इस तलवार की वजह से पर्पल जेड अब दूसरे आला माहिरीन से ज्यादा ताकतवर है, जिसने सीक्रेट पवेलियन से गार्ड्स डोमेन के 10 अजीम तलवारबाजों में से एक का मकाम हासिल कर लिया। जैसे ही खिलाड़ियों ने 10 अजीम तलवारबाजों के बारे में बात की, उनकी तारीफ उन पर गालिब आ गई। 10 अजीम तलवारबाज एक फहरिस्त थी जिसे सीक्रेट पवेलियन ने हर क्लास के माहिरीन को फरोग देने के लिए मुतारफ कराया था। गार्ड्स डोमेन में तमाम क्लासेस मुनफरिद थीं और कुछ तो दूसरों के बिल्कुल बरक्स थीं, इसलिए मुख्तलिफ क्लासों के दरमियान लड़ाइयां मजबूत माहिर का दुरुस्त तयन नहीं कर सकती थी। लिहाजा सीक्रेट पवेलियन ने 12 अहम क्लासों में से हर एक के लिए नई रैंकिंग लिस्टें मुतारिफ कराई थीं। हर फहरिस्त में सिर्फ 10 खिलाड़ी थे और उनका फैसला मुकम्मल तौर पर उनकी ताकत की बुनियाद पर किया गया था। जंगी मेयार और जंगी रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा इन 12 क्लास लिस्टों का मकसद नौजवान नस्ल को चमकने का मौका फराहम करना था, इसलिए सिर्फ 30 साल इससे कम उम्र के खिलाड़ी ही रैंकिंग लिस्ट के अहल हो सकते थे। यकीनन इस उम्र की हद ने सीक्रेट पवेलियन को मुख्तलिफ सुपर पावर्स की बुनियादों को छूने से बचने की भी इजाजत दी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने पुराने खिलाड़ियों को बुनियादी राज के तौर पर रखती थीं, और अगर सीक्रेट पवेलियन उन राजों को अवाम पर जाहिर कर देता तो सुपर पावर्स इस तंजीम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाती। जब पर्पल जेड ने ड्रैगन बिल्ड सॉर्ड हासिल की थी, तो न सिर्फ इसने इसे तलवारबाजों की फहरिस्त में जगह दिलाई थी, बल्कि इसने 8वां रैंक भी हासिल कर लिया था। अंकल युआन, हमें अभी आला हुक्काम की तरफ से एक पैगाम मिला है। वो चाहते हैं कि हम जीरो विंग से कुछ स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीदें, जितने ज्यादा हों इतना ही बेहतर है। पर्पल जेड ने युआन ताइशिन के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। युआन ताइशिन यह पैगाम सुनकर अपने बढ़ते हुए गुस्से पर काबू ना रख सके। वो कितने बेशर्म हैं। हमने अभी जीरो विंग को सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाला है, फिर भी वो चाहते हैं कि मैं गिल्ड के साथ मुज़ाकरात करूं। वो खुद जीरो विंग से बात क्यों नहीं करते? जिन आला हुक्काम का पर्पल जेड ने जिक्र किया था वो सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवांस्ड मेंबर्स थे। सीक्रेट पवेलियन ने उन्हें खबरदार किया था कि वो चैम्बर के अरकान को, खास तौर पर जीरो विंग को, उसकी हालिया जबरदस्त सलाहियत की वजह से बिलावजह ना निकाले। ताहम 5 दीगर एडवांस्ड मेंबर्स ने सीक्रेट पवेलियन की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया था और जीरो विंग को छोड़ दिया था। अब जबकि वो ऐसा कर चुके थे, वो चाहते थे कि वो सुलह सफाई कराने वाले का किरदार अदा करे। पर्पल जेड ने हंसते हुए कहा, लेकिन जीरो विंग काफी हैरत अंगेज है। उसने स्टेमिना जेम स्टोन्स जैसी कीमती चीज जाहिर की है और 5 ताकतें अपने किए पर पछता रही है। मैंने सुना है कि वो हाल ही में दरियाफ्त होने वाले बरवट गार्ड्स लैंड को तलाश करने में मसरूफ हैं और उन्हें फौरी तौर पर ऐसी अशिया की जरूरत है जो खिलाड़ियों के ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना बहाली की शरह में इजाफा कर सकेंगे। उसने मजीद कहा, वो अब घबरा रहे हैं। उन्होंने स्टार लिंक को इज्जत देने और जीरो विंग को दबाने के लिए स्टेमिना जेम स्टोन्स खरीदने का मौका गंवा दिया। अब वो सब स्टार लिंक से नाराज हैं। युआन ताइशिन ने कहा, ताहम स्टार लिंक इस बार संजीदा हो गया है। उसने न सिर्फ स्टार मून किंगडम के मखसूस खाम माल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि कैंडल लाइट जैसी मसनूआत कम कीमतों पर फरोख्त करना भी शुरू कर दी है। बहुत से खिलाड़ियों ने पहले ही स्टार लिंक ट्रेडिंग फर्म से खरीदारी शुरू कर दी है। कोई भी कैंडल लाइट की आम मसनूआत नहीं खरीद रहा। मुझे डर है कि कैंडल लाइट ने अपने मामूल के मुनाफा का 2/3 हिस्सा खो दिया है। मामले को मजीद खराब करने के लिए ओरे एम्पायर की ताकतें जीरो विंग के इलाके पर नजरें जमाए हुए हैं। इसके मुकाबले में स्टार लिंक को सिर्फ जीरो विंग के स्टेमिना जेम स्टोन्स की फिक्र करनी है। अगरचे स्टेमिना जेम स्टोन्स कीमती हैं, लेकिन स्टार लिंक बिलावजा सुपर पावर नहीं है।
3 NPC ऑक्शन हाउसेस और स्टार लाइन कारपोरेशन के ताउन के साथ इसकी माली ताकत को हिलाना इतना आसान नहीं है। मजीद बड़ा, स्टार लिंक का एनशनेट अनडेड कंट्री में एक किले पर कंट्रोल है जो डार्क नाइट एम्पायर का सबसे अहम न्यूट्रल मैप है। जीरो विंग के लिए स्टार लिंक की मालियात पर मनफी असर डालना बहुत मुश्किल है। एनशनेट अनडेड कंट्री एक नया तौसीह पैक था जो डार्क नाइट एम्पायर में शुरू हुआ था और स्टार लिंक इसे शुरू करने का जिम्मेदार था। एनशनेट अनडेड कंट्री कभी एक अजीम सल्तनत थी, लेकिन एक कदीम जंग की वजह से वो खंडरात में तब्दील हो गई थी। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि एनशनेट अनडेड कंट्री वसाइल के लिहाज से ओरे एम्पायर से भी ज्यादा मालामाल थी। मजीद बरा, इसमें दर्जन भर पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों में वाहिद मालूम गार्ड मोड रीजनल डंजन मौजूद था। एनशनेट अनडेड कंट्री में स्टार लिंक की ताकत की वजह से मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स भी इस सपर पावर से डरते थे और इसे मुनासिब इज्जत देनी पड़ती थी। गार्ड्स डोमेन के सपर गिल्ड्स सिर्फ स्टार लाइन कारपोरेशन की पुष्टपनाही की वजह से स्टार लिंक से नहीं डरते थे, और अगर गिल्ड के पास सिर्फ यही ताकत होती तो सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवांस्ड मेंबर्स स्टार लिंक को अपनी सफों में शामिल होने की इजाजत न देते। पर्पल जेड ने सर हिलाते हुए कहा, जीरो विंग अपने स्टेमिना जेम स्टोन्स के साथ सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस आने की पूरी सलाहियत रखता है। 5 दीगर ताकतें एतराज नहीं करेंगी। अगर जीरो विंग हमारे सील्स चैनल्स तक दोबारा रसाई हासिल कर लेता है तो वो यकीनी तौर पर मजीद मजबूत होते हुए स्टार लिंक के साथ अपनी लड़ाई जारी रखने की सकत रख सकता है। वो भी समझती थी कि स्टार लिंक कितना ताकतवर है, और हकीकत यह है कि जीरो विंग ने सपर पावर को पहले ही जितना नुकसान पहुंचाया था वो मुतासिर कुन था। युआन ताइशिन ने नौजवान खातून की बात से इत्तेफाक किया। बिल्कुल, अगर जीरो विंग सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस आ जाता है तो स्टार लिंक को माली तौर पर जीरो विंग को दबाने में मुश्किल पेश आएगी। इसके बाद युआन ताइशिन ने अच्छी खबर सुनाने के लिए सैफ अली से राब्ता किया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।